हेलो गाइस, जय श्री राम सभी भाइयों को। तो आज तुम्हारा भाई दूसरी मानव सीरीज को एक्सप्लेन करेगा। तो सपोर्ट ज़रूर करना हो, लाइक कमेंट और उसके साथ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो वीडियो की शुरुआत में कोई बोलता है, मैं पूरी तरह से अकेली थी इस विशाल भवन में, अकेली किसी भूले हुए सामान की तरह। और मैं बाहर ठंड में बिना किसी नज़र में पड़े बाहर नहीं निकल सकती थी। वहाँ कोई गर्म आहट मेरा इंतज़ार नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं। मैं जो सोचती हूँ वह मैं तेज नहीं बोल सकता। तुम्हारे बिना मुझे बहुत बुरा लग रहा है और बच्चे भी तुमसे दूर नहीं होना चाहते हैं। वेल, शायद यह किसी तरह की गलती है। कुछ महीने पहले सोरेनबर्ग डची में ये लड़की है जो इसका नाम करेन है, जो कि सोरेनबर्ग के ड्यूक की बेटी है। फिल्म में एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम डचेस क्लाउडिया सोरेनबर्ग है, जो कि इसकी माँ है। और ये ड्यूक की दूसरी बेटी एल्सा होती है। और इस बात के 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम ड्यूक वॉलेन सोरेनबर्ग है, जो अपनी बेटी से बोलता है, तुम अपने पर काबू पाओ और तुम्हारी मैरिज 1 महीने में ग्रैंड ड्यूक एसिबल से होगी। ये सुनकर एलिजा घबरा कर बोलती है, क्या मैरिज? आपका इससे क्या मतलब है? अगर मुझे ठीक से याद है, यह ग्रैंड ड्यूक एसिबल था जिन्होंने सालों से चल रहे युद्ध को खत्म किया था स्पेल साम्राज्य और सेल्विया साम्राज्य के बीच। लेकिन दूसरे नज़रिए से उसकी रेपुटेशन अस्थिर है। ऐसी चर्चा है कि वह युद्ध से ग्रस्त है। रूमर मतलब कि अफवाह ये भी है कि उसने पावर के लिए अपने भाई को मारा है। आखिर क्या वह वॉरलॉर्ड नहीं है, एक आदमी जो डरावनी कहानियों से घिरा हुआ है? और मुझे ऐसे ही किसी से शादी करनी है। यह सम्राट का आदेश है। एक महान डची का हेड हमेशा के लिए अकेला नहीं रह सकता। वो आपको सही उम्र और स्टेटस के कारण ऐसा उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। क्या मैंने यह मेंशन नहीं किया था? एलिजा, यह पहली बार है जब मैं ये सुन रही हूँ। उसका फादर, वेल, इस सिचुएशन में तुरंत तैयारी शुरू कर दी जाए। एलिजा, फादर प्लीज़ वेट। तो उसकी स्टेप मदर बोलती है, मैं तैयारी करने की जिम्मेदारी लेती हूँ। उसका फादर बोलता है, मैंने सब कुछ बता दिया, अब एक और वर्ड नहीं। एलिजा, पर आप? तो करेन बोलती है, फादर, मेरे आने वाले जन्मदिन के बारे में क्या? एलिजा सोचती है, इसलिए करेन के जन्मदिन की कहानी मेरी शादी से ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, यह हमेशा ऐसा ही हो रहा है। उनके लिए मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, हमेशा से ही हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है एलिजा जब छोटी थी तो वो बुखार में बेड पर पड़ी थी। वो बाहर से आ रहा शोर सुनकर सोचती है, इतना शोर क्यों? एलिजा डोर ओपन करके सामने देखती है, जहाँ सभी मेड तैयारी का सामान ले जा रही होती है। तो एलिजा मेड से पूछती है, क्या आज किसी के लिए कुछ प्लान किया गया है? वो मेड बताती है, हाँ, अरे मिस, आज करेन का बर्थडे है। एलिजा बोलती है, अच्छा। वो मेड बोलती है, क्या आप भी सेलिब्रेशन को ज्वाइन करोगी? एलिजा बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमें बताया जाता है कि मिस एलिजा और मिस करेन, जैसे कि तुमने देखा, उनकी मदर अलग है। और यहाँ तक कि मिस एलिजा का बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया गया, क्योंकि एलिजा के बर्थडे का दिन उसकी मदर की डेथ एनिवर्सरी का दिन है। क्योंकि एलिजा के पैदा होते ही उसकी मदर मर गई थी। एलिजा की स्टेप मदर क्लाउडिया एलिजा के फादर की सेकंड वाइफ बन गई और उनकी मैरिज के 1 साल बाद उन्हें लड़की हुई, जो कि मेरी सौतेली बहन करेन है। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ऐसा कई बार था जब मेरे फादर और स्टेप मदर अक्सर मुझसे दूर रहते थे और अब एहसास हुआ मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। करेन हंसते हुए बोलती है, पार्टी अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे अभी भी अपनी बहन की चिंता है।
आप ग्रैंड चीज बनने जा रही है ना, लेकिन आप जादू का उपयोग भी नहीं कर सकती। तो एलिजा करेन की तरफ देखती है, फिर उसकी स्टेप मदर बोलती है, हाँ एलिजा ने तो मैजिक और ना ही किसी ज़्यादा चीज़ों में अच्छी है, पर चिंता मत करो, मुझे आशा है कि तुम ग्रैंड ड्यूक के घर में हमारे परिवार को शर्मिंदा नहीं करोगी। तभी एलिजा के फादर बोलते हैं, वैसे मैं करेन की शादी ड्यूक से कराने की सोच रहा था। तो करेन मुंह बनाते हुए बोलते हैं, मैं किसी ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहती जहाँ सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। एलिजा की स्टेप मदर, जिसको कि अब हम ड्यूक की सेकंड सिस्टर ही कहेंगे, वो ड्यूक से बोलती है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं अपनी प्यारी बेटी को किसी दूर के गांव से आए किसी बर्बेरियन व्यक्ति के पास नहीं भेज रही हूँ। एलिजा बोलती है, आहा, हमेशा करेन की इम्पोर्टेंट होती है। तो करेन अपने फादर से बोलती है, जैसे कि आप जानते हैं फादर, मेरी बहन को सोरेनबर्ग फैमिली के लिए बोझ माना जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सोसाइटी में मजाक का पात्र बन जाऊंगी। एलिजा सोचती है, क्या यह भी मेरी गलती है? तो ड्यूक की सेकंड वाइफ बोलती है, हाँ, और ये सिर्फ एलिजा की प्रॉब्लम नहीं है, यह पूरे सोरेनबर्ग डच्ची के लिए प्रॉब्लम है। तो ये सुनकर ड्यूक अपनी सेकंड वाइफ से बोलता है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो ड्यूक की सेकंड वाइफ गुस्से से बोलती है, एलिजा तुम इस पर क्या कहना चाहती हो? एलिजा बोलती है, मैं एग्री हूँ, ग्रैंड ड्यूक से मैरिज करना शर्मनाक होगा, ना सिर्फ हमारी फैमिली के लिए बल्कि पूरे एम्पायर के लिए। क्या आप भूल गए? ये सुनकर करेन को पसीना आ जाता है। तो ड्यूक की सेकंड वाइफ ड्यूक से बोलती है, तुम करेन को उन्हें दे रहे हो, तुम मेरे सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो जो मुझसे जुड़ा है उसके लिए। तो एलिजा सोचती है कि आप मेरी शादी करवा रहे हो और करेन की रक्षा, अपने एम्परर की प्रतिष्ठा को बचा रहे हो। आप मेरा इस्तेमाल अपने सेल्फिश के लिए कर रहे हो। तो ड्यूक की सेकंड वाइफ चीख कर बोलती है, क्या तुम अपने फादर के डिसीजन पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रही हो? तो एलिजा अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलती है, नहीं, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात बता रही हूँ। और अब मुझे परवाह नहीं है कि मेरा यूज़ किया जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप आखिर तक मेरा यूज़ करने की योजना बनाते हैं तो मैं भी आपकी सहायता ना ले लूँ क्या? क्या आप मेरी अच्छे से मैरिज के लिए तैयार होने में मदद करोगी? महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एलिजा की घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है। एलिजा सोच रही होती है कि यह नहीं कह सकते सब ठीक ठाक हुआ, लेकिन मेरे पास कम से कम ठीक से तैयार होने का समय था। एलिजा की मेड एलिजा के रो रही होती है, तो एलिजा मेड से बोलती है, रो मत मर्सिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस लगातार सपोर्ट के लिए। वो मेड बोलते हो, माय लेडी, मर्सिया और एलिजा अब अलग हो जाएंगे। मर्सिया ने हमेशा एलिजा के लिए सब कुछ किया है, लेकिन ये कितनी सैड बात है कि एलिजा अपने साथ कोई भी मेड को साथ नहीं ले जा सकती वहाँ। और अब मैं जिसके साथ अपना बाकी जीवन बिताऊंगी वो एक युद्धग्रस्त आदमी है। एलिजा घबरा कर सोचती है, ओह, जितना ज़्यादा मैं इसके बारे में सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा चिंता हो जाती है। पर अपना घर छोड़ना इतना भी बुरा नहीं है, शायद मैं एक न्यू लाइफ और गुड लाइफ बनने में एबल हो जाऊं। इसी के साथ अब घोड़ा गाड़ी चलाने वाला एलिजा के उतरने के लिए घोड़ा गाड़ी को दरवाज़ा खोलता है। एलिजा बाहर आने लगती है तो वहाँ कोई एलिजा का वेलकम करता है। एलिजा आसपास देखकर बोलती है, यहाँ बहुत स्नो है, अब से मैं यहाँ रहूँगी। घोड़ा गाड़ी भी एलिजा को वहाँ छोड़कर चली जाती है। एलिजा बोलती है, वह कहाँ है? एलिजा उस शख्स से बोलती है, कहाँ है आपके ग्रेस द ग्रैंड ड्यूक? तभी पीछे से बच्चे बोलते, तुम कौन हो? एलिजा पीछे मुड़ती है। हम देखते हैं वहाँ दो बच्चे होते हैं, उनमें से एक थोड़ा सा डरा होता है।
तो एलिजा उन बच्चों को बोलती है वो ग्रैंड ड्यूक की मंगेतर है। ये सुनकर वे बच्चे घबरा जाते और बोलते हैं नहीं। एलिजा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। वो ब्लू हेयर वाला बच्चा बोलता है मैंने उनके ग्रेस ग्रैंड ड्यूक के मैरिज के बारे में नहीं सुना है। अगर वह था भी तो यह आप जैसे किसी के लिए नहीं होगा। ये बात एलिजा को तीर की तरह लगती है और बोलती है इसने भी क्या कहा? क्या यह सोचता है मैं इसके योग्य नहीं हूँ? बेचारी है हमारी एलिजा तो सच में चली गई। वो ब्लू हेयर वाला बच्चा बोलता है तुम फ्रॉड हो, यहाँ से चले जाओ। एलिजा भी आई है और अभी से मुश्किल में पड़ गई है बेचारी। देखो एलिजा घबरा कर बोलती है आखिर तुम कौन हो बच्चों? है कि हमारी बेचारी एलिजा घबराते हुए बोलती है कि हम किसी को ऐसे काल्मली जज नहीं करना चाहिए और ये डेंजरस मैजिक करना बंद कर दो। तो वो ब्लू हेयर वाला लड़का बोलता है क्या आप सिर्फ इस लेवल के जादू से ही डर गई? क्या आप सचमुच में साधारण पिप्पल हो जो जादू नहीं कर सकती? और ऐसा कोई शख्स कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो मेरे हाइनेस द ग्रेट ड्यूक की वाइफ बन सकती है? तो एलिजा अपनी बेइज्जती सुनकर ऐसे फेस एक्सप्रेशन के साथ बोलती है हाँ तुमने सही गैस किया, मैं मैजिक में इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो ये दोनों बच्चे हमारी एलिजा की बात सुनकर वर्डलेस होकर उसको देखते हैं। तो एलिजा ताकि उसकी बेइज्जती ऐसे ही ना हो इसलिए वो जल्दी से घबराते हुए बोलते हैं पर मैं सच में दुल्हन हूँ और मैं ड्यूक की बेटी हूँ, इसलिए मैं कोई कॉमनर नहीं हूँ। ये सुनकर वे दोनों बच्चे एलिजा को ही देखते रह जाते हैं। तो एलिजा उन बच्चों से बोलती है और वैसे तुम हो कौन? तो वो ब्लू हेयर वाला लड़का बोलता है क्या तुम हमें नहीं जानती हो? तो उनका बटलर एलिजा को बताता है कि ये उनके हाइनेस द ग्रेट ड्यूक के बच्चे हैं मिस्टर विल्बर्ट एंड मिस्टर हग और ये अभी मेरी गार्डनशिप के अंदर है। तो एलिजा सोचती है मगर मुझे सही याद है तो पहले जो ड्यूक थे वे जो भी ग्रैंड ड्यूक है उनके बड़े भाई थे तो उन्होंने अपने भतीजे को गोद ले लिया है। मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात क्यों नहीं पता थी? इसका मतलब मैं इन बच्चों की स्टेप मदर हूँ। तो वो ब्लू हेयर वाला बच्चा जिसका नाम हमें पता लग गया है तो हम उनको उनके नाम से बुलाएंगे। तो विल्बर्ट घबरा कर बोलता है अरे क्या? तो हम देखते हैं कि गलती से विल्बर्ट एलिजा के फेस पर छोटा सा स्क्रैच लगा देता है। तो एलिजा शुरू में तो कंफ्यूज होती है लेकिन अपने फेस पर स्क्रैच देखकर डर के चीखने लगती है। ये देखकर वे दोनों बच्चे भी डर जाते हैं। ये देखकर एलिजा उन बच्चों से बोलती है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो जबकि गलती इसमें तुम्हारी है। तभी एलिजा घबराना भूलकर सामने छोटे बच्चे की तरफ देखती है जिसकी आंखों में थोड़े आंसू आ गए होते हैं और विल्बर्ट ने आपको अपने पीछे छुपाया होता है। ये देखकर एलिजा सोचती है कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट कर रहा है इसलिए ही क्या ये इतना सतर्क हो रहा है? ये बहुत प्यारे हैं और ये किसी रानी को रुलाने के लिए काफ़ी है। एलिजा उन बच्चों में खुद के बचपन को देखती है। तो एलिजा उन बच्चों से बोलती है अगर मैंने तुम्हें डरा दिया है तो मुझे माफ़ कर देना और मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम एलिजा है, क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकती हूँ? एलिजा की बात सुनकर वे एलिजा को देखते हैं और फिर विल्बर्ट बोलता है मैं विल्बर्ट और ये मेरा भाई हग है। एलिजा क्यूट स्माइल के साथ बोलती है अच्छा मिस्टर विल्बर्ट एंड हग। तभी हग एलिजा के फेस से निकल रहे खून की तरफ फिंगर से इशारा करके बताता है। तो एलिजा बोलते हैं अरे आप चिंता ना करो, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्क्रैच चाहिए। तभी विल्बर्ट एकदम बोलता है नहीं और फिर हमारी एलिजा का हाथ पकड़ता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर अटैक किया, मेरे कारण ही आपके फेस पर ये स्कार आ गया है। हम आपकी देखभाल करेंगे, हमारे पीछे आओ। तो एलिजा बोलती है मुझे कोई कंपेंसेशन नहीं चाहिए। विल्बर्ट बोलता है आपका धन्यवाद। तो बटलर बोलता है जी मिस्टर विल्बर्ट, मिस एलिजा इधर आए। तो हमारा सीन बदलता है और बटलर बोलता है मैं देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो एलिजा की गाल पर जहाँ स्क्रैच लगा था उसके साथ एलिजा के सिर पर भी पट्टी कर दी होती है। एलिजा ये देखकर सोचती है ये कुछ ज़्यादा नहीं है। तो वो बटलर बताता है शायद यह आपके लिए आउट ऑफ प्लेस दिख रहा है।
पर मिस विल्बर्ट फिजिकली वीक है, यहाँ तक कि एक छोटी सी खरोंच से भी उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ता था। इसलिए मैं आपसे मिस्टर विल्बर्ट की शांति के लिए थोड़ा पेशेंस रखने के लिए चाहता हूँ। तो एल्जा बोलती है, पर अब इन बच्चों ने इतनी जल्दी अपने पेरेंट्स को खो दिया और अब उनके अंकल उनकी देखभाल कर रहे हैं। वो आदमी जिसे सब वार्डलोड कहते हैं, वो शख्स बोलता है, एक बार फिर से मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं ड्यूक के वापस आने के बाद बच्चों को सब कुछ बताने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बड़ा लंबा समय हो गया है। हालांकि हमने सोचा था कि दुल्हन बाद में आएगी, सिर्फ साल की शुरुआत पर। एल्जा पूछती है, क्या साल की शुरुआत पर? और मुझे अब यह पता लगाना है कि समझौता कैसे किया जाए। क्लियरली कुछ गलतफहमी है। तो बटलर बोलता है, नहीं, यह सब मेरी गलती है और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो एल्जा उस बटलर से बोलती है कि मुझे भी मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी इसे मेरी लाइफ का आखिरी उद्देश्य मानते थे और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे हाइनेस द ग्रैंड ड्यूक एग्जैक्टली कब आएंगे? वो बटलर बोलता है, वैसे उनका ओरिजिनल प्लान पिछले वीक वापस आने का था, लेकिन हाल ही में मुझे उनका लेटर मिला जिसमें उन्होंने बताया कि वे शेड्यूल के हिसाब से नहीं लौट पाएंगे। बस इतना ही मुझे पता है। तो एल्जा थोड़े गुस्से से बोलते हैं, वो कैसे है? अभी इन बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो बटलर बोलता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, ड्यूक को बच्चों की चिंता तो है, लेकिन वह शायद कभी घर पर रहते हो कुछ रक्षा के काम के कारण। यह बार जल्दी खत्म होगा, लेकिन पूर्व शत्रु राज्य के साथ बॉर्डर पर सिचुएशन अनस्टेबल है। हर चीज़ किसी कारण से होती है। मैं जिस समय से गुजरा हूँ और बच्चों को भी अकेले रहना पड़ता है। हमें बच्चों के पेरेंट्स की फ़ोटो दिखाई जाती है और फिर बटलर बोलता है, जहाँ तक कि इन बच्चों की माँ की बात है, वे बीमार पड़ गई और अभी वे गर्म क्लाइमेट के मेंशन में रिकवरिंग कर रही है। तो एल्जा बोलती है, पर कैसे? मुझे ये सब डिटेल क्यों नहीं पता है, या इस जगह के बारे में मेरी सोच उससे बहुत अलग है जो मैंने कैपिटल में रहते समय को सुनकर सोचा था। लेकिन बच्चों को एक बड़ी हवेली में अकेला छोड़ना। तभी एल्जा को कुछ सोचता है और खुशी से बोलती है, इतना ही? तो एल्जा क्यूट फेस के साथ विल्बर्ट के सामने जाती है और बोलती है, हमारे बीच बहुत सारी गलतफहमी हुई है, पर अब इस मूवमेंट से हम फैमिली बनने वाले हैं। चलो इसकी शुरुआत एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने से करते हैं। तो विल्बर्ट एल्जा से बोलता है, इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एल्जा विल्बर्ट से बोलती है, शांत हो जाओ और अपनी इच्छा अनुसार टाइम ले लो। तो विल्बर्ट बोलता है, जब तक कि ग्रेस द ग्रेट ड्यूक वापस नहीं आ जाते। अभी हम देखते हैं कि पीछे दरवाजे के पास से बातें सुन रहा होता है, लेकिन जैसे ही एल्जा पीछे मुड़कर देखती है तो दरवाजा बंद कर देता है। तो एल्जा जोश के साथ बोलती है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, एक रूड रिस्पॉन्स, पर मैं इतनी आसानी से गिव करने वालों में से नहीं। हम देखते हैं कि एल्जा थक हार कर मरी हालत में बोलती है, सब कुछ पॉइंटलेस है, मैं तो उनके पास तक नहीं जा पा रही हूँ। तो एल्जा मेड से पूछती है कि इन बच्चों का इतना टाइट शेड्यूल है, वे हर वक्त किसी ना किसी चीज़ में बिजी होते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वे मुझे अवॉइड कर रहे हैं। बेचारी एल्जा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ आइडिया सोच रही होती है। तो एल्जा किचन में जाती है और मेड से पूछती है कि मिस्टर विल्बर्ट को क्या पसंद है। तो ये वाली मेड बोलती है कि ये शायद हमें पता नहीं है, जो मिस्टर विल्बर्ट है वो कॉम्प्लिकेटिंग पर्सन है, वे खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ तक कि वे कई बार खाना भी नहीं खाते हैं। तो दूसरी रेड हेयर वाली मेड बोलती है, और मिस्टर वर्ग यहाँ तक कि सब कुछ खा लेते हैं, पर उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उन्हें ज़्यादा क्या पसंद है। तो एल्जा सोचती है, क्या उनका फूड में कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर कोई और बात है। हमारी एल्जा सफाई करने वाली और बाकी की सारी मेड से भी पूछती है, मगर किसी को कुछ पता नहीं होता है। हमारी एल्जा कोई एक ना एक चीज़ जानना चाहती है जो कि बच्चों को पसंद हो। फिर एल्जा को एहसास होता है कि सिर्फ वो अकेली ही नहीं है जो इस हवेली में अकेली है। एल्जा सोचती है, ये फीलिंग मैं सब समझ सकती हूँ। एल्जा टेंशन में सोचती है, यह सब वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैं चाहती थी, ये सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। हम देखते हैं एल्जा के पीछे से कोई बॉडी बिल्डर वाला मेड बोलता है, कैरेट केक। एल्जा बेचारी एकदम उसके पीछे देखकर डर जाती है और चीख पड़ती है। तो वो बॉडी बिल्डर मेड अपनी मसल दिखाते हुए बोलता है,
यहाँ पर कुछ सर्वेंट किसी ह्यूमन को मेजर कर नहीं पाती है, क्योंकि वे सभी वारलोड के लिए काम करती है, तो इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं। तो एल्जा उस बॉडी बिल्डर मेड से अभी भी डरी होती है, फिर भी उससे पूछती है, जरा मुझे सोचने दो, तुम्हारे कैरेट केक कहने का क्या मतलब है। तो वो बॉडी बिल्डर मेड एल्जा को बताता है, मिस्टर विल्बर्ट और मिस्टर हक को कैरेट केक खाना पसंद है। मुझे वो टाइम अच्छे से याद है जब उन्होंने कैरेट केक के एक टुकड़े को खाने के लिए उस दिन बेकार खाना खाया था। तभी वो ग्रीन हेयर वाली मेड बोलती है, हाँ बिल्कुल, मगर माय लेडी, लेकिन जब से उनके फादर मरे हैं तब से उन बच्चों ने कैरेट केक के प्रति कोई खास इच्छा नहीं दिखाई, चाहे वह कितनी बार भी बन गया हो। तो एल्जा ये सुनकर सोचती है, लेकिन कैसे। तो मार्सिन बदलता है, हम देखते हैं विल्बर्ट पढ़ाई करते करते थक गया होता है। हम देखते हैं एल्जा विल्बर्ट के लिए चाय लेकर आई होती है और बोलती है, अगर आप बात नहीं करना चाहते। तभी एकदम विल्बर्ट बोलता है, मेरे पास तुमसे बात करने का कुछ नहीं है। एल्जा विल्बर्ट के सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है, आप थके हुए दिख रहे हैं, आप अभी बच्चे ही हैं, तो आपको आराम करना और रिलैक्स रहना जरूरी है। तो विल्बर्ट एल्जा के हाथ को झटक कर गुस्से से बोलता है, मैं एक दिन द ग्रैंड ड्यूक बनूंगा और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, और किसी ऐसी लड़की से बातें करना जिसे मैजिक भी नहीं आता, ये तो टाइम बर्बाद करना है। एल्जा ये सुनकर कुछ नहीं बोलती और एल्जा वहाँ से चली जाती है। तो विल्बर्ट थोड़ा घबरा कर सोचता है, आखिरकार उसने गिव अप कर ही दिया और आखिर में ये लड़की भी दूसरों की तरह निकली। मगर हम देखते हैं एलिजा तेज तेज से चल रही होती है और एलिजा स्माइल फेस के साथ बोलती है, इंतजार करने के लिए माफ़ करना। विल्बर्ट एलिजा को देखकर हैरानी से बोलता है, इस बार ये क्या है। एलिजा विल्बर्ट के लिए कैरेट केक लेकर आई होती है। विल्बर्ट ये देखकर बोलता है, कैरेट केक, क्या यह वही चीज़ है। विल्बर्ट को कैरेट केक की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। एलिजा विल्बर्ट से बोलती है, चलो जल्दी से इसकी एक बाइट तो लो। विल्बर्ट उस कैरेट केक को देखता है और फिर उसकी एक बाइट लेने लगता है कि विल्बर्ट कैरेट केक खा लेता है। ये देखकर एल्जा खुश होकर सोचती है, ये इसे खा रहा है और विल्बर्ट क्या रिएक्शन देगा। एल्जा विल्बर्ट को देखती है, पर देखते हैं कि विल्बर्ट थोड़ा ब्लश करते हुए जल्दी जल्दी कैरेट केक खा रहा होता है। तो एल्जा विल्बर्ट से बोलती है, कितनी राहत की बात है, मुझे तो डर लग रहा था कहीं आपको ये पसंद नहीं आएगा। तो विल्बर्ट ब्लश करते हुए बोलता है, ये कॉम्प्लीटली रॉन्ग है, अभी अभी बस मुझे कुछ पुरानी यादें ताजा हो गईं। तो एल्जा बड़े प्यार के साथ बोलती है, क्या आपने कुछ नोटिस किया। तो विल्बर्ट पूरा ब्लश करते हुए बोलता है, ये आपके फेस के साथ क्या हुआ है। तो एल्जा बोलती है कि सब कुछ बढ़िया है, आखिरकार कैरेट केक पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा डिलीशियस है, लेकिन जहां पर यह बनाया जाता है वेस्ट रीजन, वहां की रेसिपीज अलग है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं लूसुवायर रीजन की रेसिपी का यूज करूं। तो विल्बर्ट बोलता है, लूसुवायर, मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट का बॉर्डर एरिया है, तो आपने ये अननोन रेसिपी को यूज करने के बारे में क्यों सोचा। तो एल्जा बोलती है, क्योंकि वह क्लारा का बर्थ प्लेस है। ये सुनकर विल्बर्ट बोलता है, मदर। तो एल्जा बोलती है, अच्छा, क्या कोई अच्छी यादें दिमाग में आई। तो विल्बर्ट बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर एल्जा को तो शौक ही लग जाता है। तो विल्बर्ट कांपते हुए बोलता है, मेरी मदर ने सूखा केक बनाया था और उसका स्वाद भी कड़वा था, वो कुकिंग में अच्छी नहीं थी। बेचारी एल्जा सोचती है, क्या ये किसी तरह का कॉम्प्लीमेंट है। तो विल्बर्ट बताता है कि हालांकि मेरी मदर कभी कभार ही कुकिंग करती थी, कभी कभी वे फिर से अच्छा केक बनाने की कोशिश करती थी। तो एल्जा बोलती है, क्योंकि वो तुम्हारी केयर करती थी विल्बर्ट। तो हम देखते हैं कि विल्बर्ट अभी भी कांप रहा होता है और हमारी एल्जा विल्बर्ट को देख रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि विल्बर्ट एल्जा से बोलता है, आपने क्यों इतना अच्छा केक बनाया। एल्जा यह सुनकर पूरी शॉक हो जाती है। एल्जा हड़बड़ाहट में बोलती हैं, अरे क्योंकि विंटर कैरेट स्वीट और टेस्टी है, बस इसलिए ही, और हाँ, इस साल इसकी बढ़िया फसल भी हुई। तो विल्बर्ट बोलता है, विंटर कैरेट, लेकिन वैसे आप ड्यूक की बेटी हैं जो मैजिक का यूज नहीं कर सकती। क्या आप जानती हैं कि सिंपल इंग्रेडिएंट से इतना डिलीशियस फूड कैसे बनाए, आपने ये कैसे सीखा। तो एल्जा बोलती है, इसके पीछे एक सैड स्टोरी है, वैसे मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसे बच्चे इसे सुने। तो विल्बर्ट बोलता है, मुझे एक न एक दिन ग्रैंड ड्यूक बनना है, तो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। तो एल्जा थोड़ा सैड होते हुए बोलती है, मेरी मदर मेरे पैदा होते ही मर गई थी, इसलिए मेरे पास उनकी कोई यादें नहीं है। यह सुनकर विल्बर्ट हैरान हो जाता है, फिर बोलता है, वैसे इसका इससे क्या संबंध है। तो एल्जा बोलती है, मेरी मदर को बदल दिया गया हाउसकीपर मर्सिया, मेरी मदर की सबसे क्लोज फ्रेंड द्वारा। उन्होंने मेरी मदर के बारे में बहुत कुछ बताया है,
क्योंकि मेरे पास कोई यादें नहीं थी, इसलिए मैं अपनी मदर के कुछ फेवरेट व्यंजन को फिर से खाना चाहती थी। और इसके बाद मैंने कई रीजंस के कल्चर और रेसिपी को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, और इस तरह ही मुझे ये कैरेट केक बनाना आया है जो अभी मैंने आपको सर्व किया है। तो विल्बर्ट बोलता है, मैं समझ गया, तुमने वैसे कोई झूठ नहीं बोला है, पर क्या आपको इस तरह के काम के लिए फैमिली सर्वेंट को काम सौंपना ज्यादा बेटर होता? तो एल्जा बोलती है, वे सब अपने अपने कामों में बिजी थे और मैं अपनी विश के लिए उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास बहुत फ्री टाइम था क्योंकि मेरे ट्यूटर मेरी छोटी बहन को दिए गए थे। तो विल्बर्ट सोचता है, अच्छा, इसलिए ये मैजिक यूज नहीं कर सकती है। फिर एल्जा बोलती है, पर मैं एक बहुत ही चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक यंग लेडी हूँ। भले ही मैं अपने साथियों से थोड़ी पीछे हूँ और उन्होंने मेरे साथ जितना भी बुरा बर्ताव किया, मैंने उस हर चीज को पॉजिटिव ही समझने की कोशिश की है, और सॉरी, आखिर में मैं आपको कोई अच्छी यादें याद नहीं दिला पाई। तो विल्बर्ट बोलता है, नहीं, ये ठीक है, क्या आप ये केक दोबारा बना सकती हैं? एल्जा ये सुनकर खुश हो जाती है। तो विल्बर्ट ब्लश करते हुए चीख कर बोलता है, आप गलत मत सोचना, मैं बस ये केक अपने छोटे भाई को भी खिलाना चाहता हूँ। तो एल्जा एक्साइटमेंट में बोलती है, बिल्कुल, वैसे मुझे ग्रिल करना भी आता है, मैं कोयले पर कुछ मीट या वेजिटेबल भी बना सकती हूँ। तभी विल्बर्ट बोलता है, बस करो। तो इसके साथ एल्जा विल्बर्ट के थोड़े करीब आ जाती है। तो हम अब अगले दिन का सीन देखते हैं। विल्बर्ट और एल्जा आमने सामने से जा रहे होते हैं। एल्जा विल्बर्ट को गुड मॉर्निंग बोलती है, मगर विल्बर्ट एल्जा को इग्नोर कर देता है। इसके के एल्जा को सदमा लगता है। तो एल्जा हमें बताती है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, जब से मैंने उनके लिए कैरेट केक बनाया है तब से वे मुझे और भी ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो एल्जा सैड होते हुए बोलती है, क्या मेरी किस्मत भी मेरी फैमिली बनने के खिलाफ है? तो हम देखते हैं एल्जा चलते हुए सोच रही होती है कि शायद ये अच्छा होगा कि मैं उन्हें तंग ना करूं। तो एल्जा को वहां एक कमरे से आवाज आ रही होती है, नहीं, ये ठीक नहीं है। एल्जा बाहर से आवाज सुनकर सोचती है, ये कैसी आवाज है? फिर अपने आसपास देखती है तो एल्जा का ध्यान खिड़की से बाहर जाता है और बोलती है, मिस्टर विल्बर्ट, वैसे तो ये ज्यादातर टाइम ह्यूग के साथ बीतते हैं। हम देखते हैं कि विल्बर्ट स्वॉर्ड चलाना सीख रहा होता है। तो एल्जा ये सोचकर कि थोड़े से झांकने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखती है। वो देखती है अंदर ह्यूग और उसका ट्यूटर टीचर है। तो वो ट्यूटर ह्यूग को डांट रहा होता है, जिसके कारण हग डर गया था और एल्जा ये देखकर चौंक जाती हैं। तो हम देखते हैं कि वो ट्यूटर ह्यूग को डांटते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, मैंने तुम्हें सब किसी बच्चे की तरह समझाया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप अभी भी लो लेवल का मैजिक भी यूज नहीं कर सकते। आप आइसबेल फैमिली से हैं, पर आप कुछ नहीं कर सकते। ह्यूग बेचारा डरा हुआ होता है। तो वह ट्यूटर बोलता है, यह समझाना हार्ड है कि आप किस तरह के फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ कि आप एक सिंपल गलती के लिए भी माफी नहीं मांग सकते हो। मुझे लगता है आप शायद कुछ सीख और माफी भी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली आपकी सारी सोशल स्किल खो दी है। तो ये देखकर एल्जा को पता लगता है कि ह्यूग बोल नहीं सकता है। तो वो ट्यूटर ह्यूग को डरते हुए बोलता है, शायद अभी भी आपको ये समझ नहीं आया होगा, लेकिन पूरे एम्परर और ग्रैंड डची में आप एक होनहार अभिजात माने जाते हैं। इस तरह से आप आइसबॉल फैमिली के लिए अपमान बन जाएंगे, और अब मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सीखने के लिए मुझे मेरे हाथ गंदे करने होंगे। तो ये देखकर एल्जा गुस्सा होकर सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वे एक बच्चे के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। ये जानते हुए भी वो बच्चा बोल नहीं सकता है, हग अभी भी बच्चा है। तो एल्जा गुस्से में अंदर जाने वाली होती है, पर तभी खुद से बोलती है, नहीं, मैं एक अजनबी अगर इसमें एक कदम रखूंगी तो इससे और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं वो ट्यूटर बोलता है कि क्या आप मुझे सुन भी रहे हैं, और ये बोलते हुए वो ह्यूग से उसका टॉय छीन लेता है। इससे हग थोड़ा रोने लगता है। तो वो ट्यूटर हग को बोलता है कि किसी नोबल पर्सन के लिए टॉय को लेकर घूमना अच्छी बात नहीं है, और इसलिए तुम्हारे पास पेरेंट्स नहीं है। और वो ट्यूटर उस टॉय को खिड़की से बाहर फेंकने वाला होता है। हग बेचारा रो रहा होता है, मगर हम देखते हैं कि एल्जा ने उस ट्यूटर के हाथ से वो टॉय छीन लिया होता है। एल्जा सोचती है, मैं सिर्फ वहां खड़े होकर नहीं देख सकती हूँ। तो एल्जा उस ट्यूटर से बोलती है कि सिर्फ पेरेंट्स ही टैलेंट को मेजर नहीं कर सकते, और ह्यूग अभी छोटे बच्चे हैं जिसने अभी तक अपनी फीलिंग को दिखाना भी सीखा है। तो बेशक उनके लिए अभी मैजिक सीखना मुश्किल है, और इसके अपोजिट आपको उसकी अक्षमता के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो। उसके सीखने की प्रॉब्लम आपकी अक्षमता है। तो ट्यूटर गुस्से से बोलता है, क्या? तो एल्जा बोलती है, तुम ह्यूग जैसे स्टूडेंट के लायक नहीं हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। और एल्जा सोचती है, बस मैं यही कर सकती थी।
तो ट्यूटर बोलता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम अचानक क्यों आ गई और लेसन में बाधा डाल रही हो, और वैसे तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम एक स्ट्रेंजर हो। तो एल्जा ह्यूग को उसका टॉय देते हुए बोलती है, मैं कोई स्ट्रेंजर नहीं हूँ। यह सुनकर उस ट्यूटर को डर के कारण थोड़ा पसीना आ गया होता है और बोलता है, तो फिर कौन हो? तो एल्जा बोलती है, क्योंकि मैं ग्रैंड डचेस हूँ और इन बच्चों की मदर। तभी हम देखते हैं कोई बंदा अंदर आता है जिसे देखकर ट्यूटर और एल्जा हैरान हो जाते हैं, और वो बंदा और कोई नहीं ग्रेस द ग्रैंड ड्यूक होते हैं। और एल्जा घबराई होती है। देखते हैं कि एल्जा द ग्रैंड ड्यूक के सामने खड़ी होती है और हमारी एल्जा कंफ्यूज होकर सोच रही होती है, द ग्रैंड ड्यूक, इसका मतलब क्या इन्हें इस बारे में कुछ पता है? तो द ग्रैंड ड्यूक बोलता है, तुम कौन हो? एल्जा घबराते हुए बोलती है, क्या मैं? लेकिन तभी पीछे खड़ा ट्यूटर एकदम घबराते हुए बोलता है, मैं एक प्रोफेशनल हूं जो कि एम्परर के ग्रेट रूलर सैनरी के द्वारा रेकमेंडेड किया गया एक ट्यूटर हूं के लिए। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, तुम नहीं, और फिर एल्जा की तरह पॉइंट आउट करके बोलते हैं, मैं इनके बारे में पूछ रहा हूं। तो एल्जा बोलती है, मैं भी यहाँ पर हिज मजेस्टी के ऑर्डर से हूँ। ये बोलने के बाद एल्जा मन में सोचती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये बोलने चाहिए था या नहीं। क्या द ग्रैंड ड्यूक हमारे ब्रोकर के बारे में जानते हैं? अगर वे जानते हैं तो कितना जानते हैं? उफ, मैं और चुप नहीं रह सकती। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, कुछ तो कहो। तो एल्जा पूरे जोश के साथ बोलती है, मेरा नाम एल्जा है। हम देखते हैं ये सुनकर द ग्रैंड ड्यूक कोई रिएक्शन नहीं देते। इसको देखकर एल्जा डरी होती है, कमरे में सन्नाटा हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से कोई बोलता है, द ग्रैंड ड्यूक। हम देखते हैं कि ये हमारा विल्बर्ट होता है, और विल्बर्ट द ग्रैंड ड्यूक का पूरी रिस्पेक्ट से वेलकम कर रहा होता है। द ग्रैंड ड्यूक मुड़कर विल्बर्ट को देखते हैं और डियर बोलते हैं, लेकिन तभी द ग्रैंड ड्यूक कोल्ड लुक के साथ सामने देखते हैं और आगे बढ़ के एल्जा के पास आकर बोलते हैं, तो ठीक है, मगर हमारे बेचारी एल्जा डर के घबराई होती है। बेचारी एल्जा इतनी घबराई होती है कि कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है। तभी एल्जा का ध्यान विल्बर्ट पर जाता है, पर हमारा विल्बर्ट तो शर्मा जाता है और मुंह फेर लेता है, और एल्जा शोक होते हुए बोलती है, अरे उसने मेरे लिए मुंह फेर लिया। एल्जा द ग्रैंड ड्यूक के सामने घबराई खड़ी होती है। एल्जा यहाँ द ग्रैंड ड्यूक की नजरों में सस्पिशियस लग रही थी। पूरे रूम में सन्नाट हो गया था। एल्जा घबराई होती है और सोचती है, मुझे क्या करना चाहिए। एल्जा का ध्यान ह्यूग की तरफ जाता है। हम देखते हैं कि ह्यूग अभी भी डरा होता है। तो एल्जा थोड़े हिम्मत से बोलती है, अब मैंने एक बार इसमें कदम रख ही दिया है तो अब मुझे डरना नहीं चाहिए। फिर एल्जा द ग्रैंड ड्यूक की आंखों में देखती है और बोलती है, ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है। मैजेस्टी के ऑर्डर पर मैं आपकी वाइफ बनने वाली हूँ, योर हाइनेस, और मेरा नाम एल्जा है और मैं ड्यूक वोलन सोरेनबर्ग की बेटी हूँ। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ कि अभी आपको मेरी वाइफ बनने के लिए सभी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई होगा। आप बोल क्या रहे थे? तो एल्जा बोलती है कि मुझे सब अच्छे से पता है, मगर ये सब किसी स्पेशल सिचुएशन के कारण था। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, क्या स्पेशल सिचुएशन? तो एल्जा बताती है कि जो ट्यूटर है वो बहुत गलत बर्ताव कर रहे थे। एज ए रिजल्ट ये फिर लॉर्ड ह्यू के साथ अग्रेसिव होने लगे। बेचारा ह्यू डरा हुआ है अभी भी। तो विल्बर्ट हग की तरह देखकर चिल्लाता है, ह्यू। द ग्रैंड ड्यूक भी ह्यू को ध्यान से देखते हैं। तो वो ट्यूटर बोलता है, क्या? हमारी एल्जा अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए बोलती है, और यहाँ तक कि इन्होंने लॉर्ड ह्यू के महंगे टॉय को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए ही द ग्रैंड ड्यूक मुझे यहाँ उन्हें रोकने के लिए आना पड़ा। हम देखते हैं कि ह्यूग अपनी फिंगर पॉइंट आउट उस ट्यूटर की तरफ करता है। तो वो ट्यूटर घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, योर हाइनेस, ये सिर्फ एक मिस्टेक है। जो यंग लॉर्ड है वो अभी यंग है और वे अभी कम मैच्योर है। द ग्रैंड ड्यूक को गुस्सा आ गया होता है और वे अपनी पावर को फैलाना शुरू करते हैं, जिसे देखकर एल्जा और ट्यूटर दोनों घबराए होते हैं। और द ग्रैंड ड्यूक कोल्ड लुक के साथ गुस्से से बोलते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? द ग्रैंड ड्यूक अपनी आइस पावर से उसके पैर को जमा देता है, जिसके कारण वो बंदा डर कर चिल्ला रहा होता है। तो विल्बर्ट भी ट्यूटर को गुस्से से बोलता है, लगता है आप घर जा रहे हैं, क्या हम आपकी थोड़ी मदद करें? और ये बोलते हुए विल्बर्ट ने भी अपनी पावर को फैलाना शुरू कर दिया था। अब ट्यूटर के दोनों पैर जम जाते हैं और वो बस चिल्ला रहा होता है। तो हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक उस ट्यूटर को उसके कॉलर से पकड़कर हवा में उठा देते हैं और उस ट्यूटर के जूते जमे होने के कारण फट जाते हैं। और द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, तो क्या तुम तैयार हो अपनी जॉब को छोड़ने के लिए? और उस ट्यूटर को बाहर फेंकते हुए बोलना कंटिन्यू रखते हैं कि तुम्हारे जैसे केयरलेस ट्यूटर की हमारे घर में कोई जगह नहीं है, यहाँ से निकलो और दोबारा कभी मेरे सामने मत आ जाना। ये सुनते ही वो ट्यूटर दुम दबाकर भाग जाता है। तो एल्जा ये देखकर सोचती है और उस सबको जमा देते हैं अपने आसपास सब कुछ, चाहे वो उनका एलाइज हो या उनका दुश्मन। ड्यूक कितने खतरनाक है। तो फिर द ग्रैंड ड्यूक हमारी एल्जा से बोलते हैं, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तो एल्जा बोलने लगती है, क्या आप? मगर एल्जा की बात पूरी होने से पहले द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, हमें और इस बारे में बातें करनी चाहिए, पर पहले हमें अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा कर लेना चाहिए।
हम देखते हैं कि एल्जा शादी करने के लिए तैयार होकर कुछ मेड के साथ वेडिंग रूम में जा रही होती है और एल्जा अब खुश होते हुए सोच रही होती है कि मैं सोच नहीं सकती थी उनके कहने का मतलब हमारी शादी से था। देखा जाए तो द ग्रैंड ड्यूक को वापस आए कई दिन ही गए हैं और हम बहुत बिजी हो गए थे, इतना कि हमने एक दूसरे को अच्छे से भी नहीं देखा था, पर आखिर में हमारी शादी हो रही है। बट इसके अलावा आज और क्या जरूरी हो सकता है। और आज की रात पोलर नाइट होती है, सूरज की पूजा करने वाले एम्पायर और ग्रैंड डचीज के लिए। पोलर नाइट को एक निर्विवाद भविष्यवाणी माना जाता है और ये कहा जाता है कि इससे सूर्य भगवान की पावर कमजोर हो जाती है। लेकिन द ग्रैंड डची में वे ये भी कहते हैं कि पोलर नाइट कई महीनों तक भी चल सकती है। और हमारी एल्जा के पैदा होने और उसकी मदर की डेथ के दिन कैपिटल में हिस्ट्री की सबसे बड़ी पोलर नाइट हुई थी। हमारी एल्जा अंदर आने लगती है तो वहां पर गार्ड चीख कर सबको बोलता है कि दुल्हन आ रही है। हमारी द ग्रैंड ड्यूक एल्जा की तरफ देखते हैं। हमारी एल्जा इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही होती है और तभी एल्जा को मैजिक से हवा में उड़ाकर द ग्रैंड ड्यूक के पास स्टेज पर भेजा जाता है। एल्जा ये देखकर सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था, इसके अलावा मैजिक बहुत अमेजिंग है। हालांकि मैं अभी भी ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को समझ नहीं पाई हूँ। हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक एल्जा की तरफ अपना हाथ करते हैं तो एल्जा उनका हाथ पकड़ते हुए सोचती है, इनके हाथ बहुत बड़े हैं और इनके हाथों पर स्कार भी है। हम देखते हैं एल्जा और द ग्रैंड ड्यूक का एक लवली मोमेंटम पोज को, तो हम देखते हैं वे शादी की कस्में ले रहे होते हैं। तो पृष्ठ बोलता है, एसबेल रॉयल दूल्हे, बीमारी और स्वास्थ्य में आप अपनी दुल्हन एल्जा सोरेनबर्ग के साथ रहने की कसम खाते हैं। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, मैं ब्लू सन के साथ इसकी कसम खाता हूँ। तो पृष्ठ बोलता है, एल्जा सोरेनबर्ग दुल्हन, बीमारी और स्वास्थ्य में आप अपने दूल्हे एसबेल रॉयल के साथ रहने की कसम खाते हैं। तो एल्जा बोलती है, मैं शाइनिंग सन के साथ कसम खाती हूँ। और हमारी एल्जा सोच रही होती है, जब मैंने इस मैजिक के ग्रैंड शो को देखा तो मैं पूरी तरह से पोलर नाइट के बारे में भूल गई और सारी फॉर्मेलिटी पीछे छूट गई और अब मुझे अपने हस्बैंड से बात भी करनी है। हमें सारी बात क्लियर कर लेनी चाहिए और हमें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए प्लान करना चाहिए। और हमारी एल्जा सोच रही होती है, वैसे मैंने ये सोच तो लिया है, तो आज हमारी शादी के रात मुझे अपने आप को मेरे हस्बैंड के सामने सौंपना होगा। मुझे वैसे ठीक से इसके बारे में कुछ पता तो नहीं है, पर मुझे यकीन है मैं मैनेज कर लूंगी। तो अब हमें एल्जा की शादी की रात का सीन दिखाया जाता है और इस वक्त द ग्रैंड ड्यूक इतना पावरफुल बंदा भी थोड़ा घबराया होता है। हम एल्जा और द ग्रैंड ड्यूक को बेड पर देखते हैं तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, अरे ये आप क्या कर रही हो। तो एल्जा शर्माते हुए बोलती है, क्या, अरे ये मुझे क्या हो गया है। तो हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। एल्जा अपने रूम में अकेली अपने बेड पर बैठी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक रूम में आते हैं। वे एल्जा की तरफ आगे बढ़ते हैं, वे एल्जा के पास खड़े होते हैं। हमारी एल्जा तो शर्माते और घबराते हुए बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को देखते हैं और फिर बोलते हैं, वैसे सच में मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो आपको मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। एल्जा ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और हमारे द ग्रैंड ड्यूक बोलना जारी रखते हुए बोलते हैं, मैंने आपसे इसलिए शादी की क्योंकि ये हिज मैजेस्टी का ऑर्डर था और एक हस्बैंड के तौर पर मैं आपकी पोजीशन की रिस्पेक्ट वाइफ की तरह करूंगा और सब कुछ करने की कोशिश करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एल्जा ये सुनकर उन्हें थैंक यू बोलती है और एल्जा सोच रही होती है, यह तो सच में एक जेंटलमैन है क्योंकि इन्होंने मुझे मारपीट कर नहीं बल्कि प्यार से बात करके समझाया है। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, हालांकि अभी मेरा कोई बच्चा पैदा करने की इच्छा नहीं है। एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को देखती है और प्यार से बोलती है, मैं एग्री हूँ, आखिरकार आपका टाइटल तो ह्यूग और विल्बर्ट को ही मिलेंगे। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, वैसे सिर्फ यही कारण नहीं है। तो एल्जा ये सुनकर कुछ समझ नहीं पाती है। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे किसी अफेक्शन या लव की उम्मीद करो। ये सुनकर हमारी एल्जा हैरान होती है। तो द ग्रैंड ड्यूक वहां से जाते हुए बोलते हैं, मैं माफी मांगता हूँ। एल्जा बस उन्हें जाता हुआ देख रही थी। तो एल्जा सैड होते हुए सोचती है, जब शादी के तुरंत बाद हस्बैंड ये बात बोले तो ये किसी कारण से बहुत हर्ट करता है। एल्जा को तभी किसी बात का एहसास होता है और द ग्रैंड ड्यूक को रुकने के लिए बोलती है, मगर द ग्रैंड ड्यूक बिना मुड़े ही एल्जा से बोलते हैं, अब आप और किस बात पर डिस्कस करना चाहते हो। मगर हम देखते हैं कि एल्जा द ग्रैंड ड्यूक के सामने आकर उनका रास्ता रोक देती है। ये देखकर द ग्रैंड ड्यूक हैरान हो जाते हैं। तो एल्जा बोलती है, क्या आप सेम यही अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। मगर द ग्रैंड ड्यूक को एल्जा की बात का मतलब समझ नहीं आता है। तो एल्जा बोलना कंटिन्यू रखती हैं, क्या आप अपना यही एटीट्यूड बच्चों पर भी दिखाते हैं, ऐसे ही कोल्ड लुक के साथ जैसे अभी आपने मुझे दिखाया। तो द ग्रैंड ड्यूक कोल्ड फेस के साथ बोलते हैं, मैं उनके न्यू फादर होने के नाते मैं मेरी सारी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। तो एल्जा बोलती है, इसलिए क्या आप ह्यूग जैसे प्यारे बच्चे के लिए ऐसा बेकार ट्यूटर लाए थे। तो द ग्रैंड ड्यूक के पास कहने को कुछ नहीं होता और मन में कुछ सोचते हैं।
तो एल्जा बोलती है, योर हाइनेस, मैं आपके बच्चों को पालने के तरीके को ब्लेम या जज नहीं करना चाहती हूँ, और आपके बच्चों के पास भरोसा करने के लिए कोई अडल्ट या दोस्त नहीं है। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, और क्या आप मुझे कुछ बता सकती कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उन्हें चिल्ड्रन फैसिलिटी में या अनाथालय में भेज दूं क्या? तो एल्जा बोलती है, मगर आपको ये बात समझनी चाहिए कि बच्चों को ठीक से बड़ा करना उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी पार्ट है। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, क्या आप ये कहना चाहती हो कि उन्हें प्यार की कमी है? तो एल्जा बोलती है, ये भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्यार और फादर की जिम्मेदारी ही काफी नहीं है। बच्चों के पालन पोषण में सबसे जरूरी बातें हैं फिजिकली पालन पोषण, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट और प्रॉपर एजुकेशन। ये सुनकर द ग्रैंड ड्यूक हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। और हमारी एल्जा बोलना जारी रखती है कि मैं आपके प्यार के बिना भी एक ग्रेट डचेस बनी रहूंगी, और अगर आप बच्चों को अपना प्यार दिखाना नहीं चाहते हैं तो आप उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दें कि मैं उन्हें सब दूंगी जो उन्हें जरूरी है, अच्छा एनवायरनमेंट। मगर एल्जा को अपने इतने करीब देखकर द ग्रैंड ड्यूक का हड़बड़ाहट के कारण बैलेंस बिगड़ जाता है और वे गिरते हुए एल्जा को पकड़ लेते हैं और वे दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तो एल्जा इस सिचुएशन में घबरा जाती है। तो हम द ग्रैंड ड्यूक को देखते हैं, वो भी थोड़े घबराए होते हैं। तभी एल्जा और द ग्रैंड ड्यूक रूम के दरवाजे की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं कि वहां विल्बर्ट और ह्यूग आए होते हैं। तो विल्बर्ट बोलता है, ये आप दोनों कर क्या रहे हो? तो एल्जा और द ग्रैंड ड्यूक दूर हो जाते हैं और थोड़े घबराए होते हैं। और एल्जा इतना घबरा गई कि क्या बोले, तो वो सिर्फ यही बोल पाती है कि हम सिर्फ। तो विल्बर्ट बोलता है, क्या थोड़ी जगह है? लेकिन तभी विल्बर्ट को लगता है कि कहीं एल्जा और द ग्रैंड ड्यूक लड़ तो नहीं रहे थे। तो विल्बर्ट आगे आता है और एल्जा का हाथ पकड़ता है। एल्जा को कुछ समझ नहीं आता। तो हम देखते हैं कि विल्बर्ट घबराते हुए डरावने फेस बनाते हुए बोलता है, चलो क्यों ना आज हम साथ में सोएं। एल्जा तो विल्बर्ट के फेस एक्सप्रेशन को देखकर डर ही जाती है। तो पीछे से द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, एक साथ। और एल्जा सोच रही होती हैं कि मुझे याद नहीं कि कभी इसने मुझे ऐसे देखा हो। हम देखते हैं कि विल्बर्ट द ग्रैंड ड्यूक से बोल रहा होता है कि जब आप यहाँ नहीं थे तब मिस एल्जा ने सारा टाइम कड़ी मेहनत की और हमेशा मेरे साथ सोती थी। ये बोलते हुए विल्बर्ट शर्मा रहा होता है। हम देखते हैं कि विल्बर्ट पीछे ह्यूग को देखता है और ह्यूग भी समझ जाता है। हम देखते हैं कि ह्यूग एल्जा की तरफ भागता है और एल्जा को पकड़ लेता है। यह सब देखकर एल्जा सोचती है, यह सब का क्या मतलब है? द ग्रैंड ड्यूक भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और विल्बर्ट थोड़ा घबराते हुए बोलता है, और बेचारा ह्यूग अगर एल्जा के बिना सोए तो रोने लगता है। वो इनके बिना बिल्कुल भी सो नहीं सकता है। हम देखते हैं ह्यूग की आंखों में सच में आंसू आए होते हैं और विल्बर्ट द ग्रैंड ड्यूक को रिक्वेस्ट करता है, इसलिए प्लीज योर हाइनेस, आप एल्जा को एक्सपेल मत करो बेचारे ह्यूग के लिए। तो एल्जा समझ जाती है कि बच्चों को लग रहा है कि उनकी लड़ाई हो रही थी और वो निकाली जाने वाली थी। तो विल्बर्ट बोलता है कि मैं मान सकता हूं कि एल्जा अनाड़ी है, लेकिन वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को देखते हैं और हैरान ही जाते हैं और बोलते हैं, आप इनके इतने करीब आ गए? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ। काफी टाइम हो गया है कि बच्चों ने किसी के लिए इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाए हों। फिर द ग्रैंड ड्यूक सोचते हुए बोलते हैं, लेकिन। तो एल्जा ये देखकर घबराकर सोचती है, क्या कहीं ये सच में मुझे निकालने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, अच्छा तो चलो आज हम साथ सोते हैं, हम चारों एक साथ। यह सुनकर एल्जा और विल्बर्ट तो शॉक हो जाते हैं और हमारा ह्यूग तो पूरा खुश हो जाता है। और देखते हैं कि एल्जा घबराकर सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि इन्होंने कहा है कि हम चारों साथ में सोएंगे, क्या मैंने कुछ गलत सुना है? तो विल्बर्ट द ग्रैंड ड्यूक को देखता है और बोलता है, क्या एक साथ सोएंगे, आपके और ह्यूग के साथ? और ये बोलते हुए विल्बर्ट पीछे एल्जा की तरफ देखता है, हम उन चारों को देख सकते हैं। तो फिर द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, बिल्कुल। तो एल्जा घबरा जाती है और सोचती है, हमने कुछ गलत नहीं सुना है, मुझे आइडिया नहीं है कि वे क्या सोच रहे हैं। हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को ही घूर रहे होते हैं और एल्जा सोच रही होती है कि उन्होंने अभी कहा था कि वो मुझे लव और केयर नहीं करना चाहते हैं, और अब उन्होंने सजेस्ट किया है कि हम सब साथ सोएंगे। और हमारे द ग्रैंड ड्यूक सोच रहे होते हैं कि ये ड्यूक की बेटी है जो कि एम्परर के ऑर्डर पर यहाँ आई है और मैं नहीं जानता कि इसके इंटेंशन क्या है, इसलिए मैं बच्चों को इसके साथ अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या आप साथ में सोना नहीं चाहते हो? एल्जा बोलती है, ये अजीब होगा, और फिर ह्यू की तरफ देखती है, फिर बोलती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एग्री हूँ।
और फिर हमारी एल्जा ह्यू का हाथ पकड़ती हैं और ह्यू से पूछती हैं, और तुम्हारा क्या तुम साथ में सोने के लिए एग्री हो? और हमारा ह्यू तो खुश होता है। हम देखते हैं कि वे सब एक साथ एक ही बेड पर पड़े होते हैं और एल्जा दोनों बच्चों के बीच में पड़ी होती है। और हम देखते हैं कि विल्बर्ट और ह्यू दोनों सो गए होते हैं और दोनों सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। ये देखकर एल्जा सोचती है, ये सच में थके हुए थे, ये इतनी जल्दी सो गए। बच्चे तो सच में बच्चे होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को ही देख रहे होते हैं। तो एल्जा घबराते हुए सोचती है कि एक माँ हमेशा बच्चों के बीच ही सोती है, ये तो प्रथा है, तो फिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। और हम देखते हैं कि विल्बर्ट सोते हुए ही बोलता है कि उन्हें दूर मत भगाओ। एल्जा और ग्रैंड ड्यूक दोनों ही ये देखकर हैरान हो जाते हैं और एल्जा सोचती है वह मेरे लिए परेशान है। तभी पीछे से ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, क्या कोई लड़ाई विल्बर्ट को आकर्षित कर सकती है? ये सुनकर एल्जा ग्रैंड ड्यूक को गुस्से से देखती है और बोलती है, विल्बर्ट के करीब होना बहुत मुश्किल है, आपको ये समझ लेना चाहिए, और आपको कम परेशानी हो इसलिए वो जल्दी से बड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विल्बर्ट अभी भी बच्चा है और आपको अपने शब्दों और अपने कार्यों को सावधानी से चुनना होगा ताकि उसे कोई ठेस न पहुंचे। यह सुनकर ग्रैंड ड्यूक ठंडी आवाज में बोलते हैं, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मुझे विल्बर्ट की परवाह नहीं है? ये सुनकर हमारी एल्जा थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोलती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बच्चे लगातार चिंता को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सुनकर ग्रैंड ड्यूक कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाते हैं। इसके बाद एल्जा भी दूसरी तरफ मुंह करके पड़ जाती है और डर के सोचती है, इनकी ये ठंडी आंखें, और हिज हाइनेस ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी नहीं की है, वैसे भी सिर्फ हिज मैजेस्टी द एम्परर के ऑर्डर पर की है। हम देखते हैं कि ग्रैंड ड्यूक अभी तक सोए नहीं होते हैं। हमारा सीन बदलता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड ड्यूक किसी के सामने सम्मान देते हुए नीचे बैठे होते हैं। सामने गद्दी पर बैठा शख्स ग्रैंड ड्यूक से बोलता है, मैंने तुम्हारी फ्यूचर वाइफ डिसाइड की है। और ये बात जिस शख्स ने कही थी वो सैनरे एम्पायर का एल्डर रूलर होता है। क्या तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि इसे कहाँ सेलिब्रेट करोगे? पड़ोसी देश के बॉर्डर के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर ग्रैंड ड्यूक थोड़ा घबरा कर बोलते हैं, क्या शादी? मैं सोच रहा था कि इसके बाद मैं अपनी टेरिटरी में टाइम बिताऊंगा। हम देखते हैं कि वो एल्डर रूलर ये सुनकर गुस्से से ग्रैंड ड्यूक के ऊपर अपना वाइन का ग्लास फेंक देता है और बोलता है, तो क्या तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे? तो हम देखते हैं कि ग्रैंड ड्यूक उस एल्डर रूलर से माफी मांगते हैं और हमारा सीन अब प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक अभी इसी बात को सोच रहे होते हैं। फिर ग्रैंड ड्यूक उठते हैं और एल्जा को घूरते हैं और हम देखते हैं कि वे अपने हाथ से एल्जा का गला पकड़ लेते हैं और हल्के ही प्रेशर से दबाते हैं, जिससे एल्जा सोते हुए ही थोड़ा बड़बड़ाती है। ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, ये तो बहुत कमजोर और नाजुक है, और सोचते हैं अगर मैं थोड़ा और प्रेशर लगाऊंगा तो इसका काम तमाम हो जाएगा। तभी ह्यू सोते हुए बड़बड़ाता है, जिसके कारण ग्रैंड ड्यूक डरकर अपने हाथ को एकदम से दूर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ह्यू और विल्बर्ट दोनों एल्जा से चिपक कर ही पड़े होते हैं और ग्रैंड ड्यूक सोच रहे होते हैं कि एल्जा एम्परर की भेजी हुई एक स्पाई है। और फिर ग्रैंड ड्यूक तीनों को देख रहे होते हैं और फिर विल्बर्ट को रजाई उड़ाते हुए सोचते हैं, मैं एक बुरा फादर हूँ और शायद से एक ग्रैंड ड्यूक भी। ये बोलते हुए वो ह्यू को भी रजाई ठीक से उड़ाते हैं और ग्रैंड ड्यूक अभी भी सोच रहे होते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए ब्रदर। ये सोचते हुए वो विल्बर्ट और अपने भाई भाभी को याद करते हैं कि पहले विल्बर्ट अपने पुराने पेरेंट्स के साथ कितना खुश रहता था। हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है, मगर हमारी एल्जा को देखकर तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सोई ही ना हो। और एल्जा सोचती है, क्या सुबह हो भी गई? और हमारी एल्जा विल्बर्ट के पैर को अपने ऊपर से हटाते हुए बोलती है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं सोई ही ना हूँ। एल्जा बेड से उतरती हैं और अपना सिर पकड़कर चल रही होती हैं। हम देखते हैं कि एल्जा को छींकें आ रही होती हैं। एल्जा को कोल्ड हो गया होता है और हमारी एल्जा सीढ़ियों पर चल रही होती है और तभी कोई एल्जा का नाम चिल्लाता है। एल्जा घबराकर सोचती है, क्या हुआ होगा? और वैसे भी कल के बाद से उसका चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि जागने के बाद उसने मुझे अपने पास नहीं पाया। ये बोलते हुए एल्जा अपने रूम की तरफ भाग रही होती है। हमारी एल्जा रूम तक पहुंचती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी विल्बर्ट उससे टकरा जाता है और ह्यू भी रो रहा होता है और ग्रैंड ड्यूक विल्बर्ट को रोकते हुए बोल रहे होते हैं कि मैंने एल्जा को वापस नहीं भेजा है। हम अगले सीन में देखते हैं कि विल्बर्ट एल्जा से टकराने के कारण पीछे गिरने लगता है तो ग्रैंड ड्यूक विल्बर्ट को संभाल लेते हैं। एल्जा और ग्रैंड ड्यूक एक दूसरे को देखते हैं,
फिर ग्रैंड ड्यूक एल्जा को गुड मॉर्निंग मिस बोलते हैं। ये सुनकर एल्जा उन्हें ही देखती रह जाती है और कहते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को गुड मॉर्निंग मिस बोलते हैं, जिसे सुनकर एल्जा उन्हें देखती रह जाती है। और विल्बर्ट सोचता है क्या मिस इसका मतलब, और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को बोलते हैं मेरे बच्चों का लगातार साथ देने के लिए आपका धन्यवाद, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप सिर्फ ग्रेट डचेस का रोल ही नहीं निभा रही है बल्कि बच्चों की मदर की तरफ रोल निभा रही हो। एल्जा ये सुनकर खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि ह्यू और विल्बर्ट भी ये सुनकर खुश होते हैं। हमारी एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को ग्रीट करते हुए बोलती है योर हाइनेस ग्रैंड ड्यूक, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं चलो सीधा मुद्दे पे आए और हमें उन रूल्स को डिस्कस कर लेना चाहिए कि अब हम कैसे रहेंगे। हमारी एल्जा जिसे समझ नहीं आया होता वो बोलती है रूल्स। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं कि हमारी शादी हिज मैजेस्टी द एम्परर के कहने पर हुई है और ये बात सीधी है कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ जानते हैं। हम अलग कंट्री में पैदा हुए हैं और हमारे कल्चर भी अलग है। हमारी एल्जा द ग्रैंड ड्यूक की बातों को अच्छे से सुन रही होती है और द ग्रैंड ड्यूक अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए बोलते हैं और ये बात बच्चों के ध्यान रखने पर भी अप्लाई करती है। वैसे भी यही अच्छा होगा कि हम अभी सब डिस्कस कर लें ताकि कोई कल्चरल प्रॉब्लम न हो और हम एक दूसरे के साथ शांति से रह सके। और द ग्रैंड ड्यूक मन में ये सोच रहे होते हैं कि ये अब इसके ट्रू इंटेंशन दिखा देगा। एल्जा बोलती है ठीक है, और फिर सोचती है तो हमें बातचीत कर लेनी चाहिए कि किस चीज का समझौता करना है और किस चीज का कॉम्प्रोमाइज करना है। हम देखते हैं तभी किसी का पेट गुड़गुड़ करता है जिसे सभी एक दूसरे को देखते हैं। विल्बर्ट बोलता है ये मैं नहीं था। फिर एल्जा बोलती है नहीं मैं भी नहीं थी। हम देखते हैं कि सभी ह्यू को देख रहे होते हैं और हमारा ह्यू शर्मा रहा होता है। इसका मतलब ह्यू के पेट से ही गुड़गुड़ की आवाज आई थी और ये देखकर एल्जा बोलती है ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये मैं थी, यहाँ तक कि मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो अभी मैं भूखी हूँ। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते सही कहा, ये टाइम तो ब्रेकफास्ट का है। फिर हम देखते हैं कि सभी डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं तो हमने अब अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर लिया है, तो उस बात पर डिस्कस करें जो मैंने कहा था। विल्बर्ट वेजिटेबल और फिश को देखकर मुंह बना रहा होता है। एल्जा ये देखते हुए सोचती है मुझे लगता है हम कर सकते हैं ये पता कि विल्बर्ट को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं रूल्स के बारे में बात करने से पहले हमें अभी की प्रॉब्लम पर ध्यान देना चाहिए। हमारी एल्जा बोलती है यस, सबसे पहले अपनी और अपने आसपास कंडीशन देखते हैं। ये बोलते हुए ही एल्जा को छींके आ जाती है। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं क्या तुम्हें कोल्ड हो गया है? हम अपने मैजिक से रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। एल्जा घबराते हुए बोलती है हाँ बस थोड़ा ही कोल्ड है। द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को घूरते हैं। तभी बटलर आकर बोलता है लेडी एल्जा आप इंपीरियल कैपिटल में बड़ी हुई हो और यहाँ का क्लाइमेट वहाँ से अलग है, तो फिर ये आम बात है कि आपको इस जगह पर कोल्ड हो सकता है। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं तो सबसे पहले कपड़ों और बाकी चीजों को प्रिपेयर करना जरूरी होगा। और गाइस दो बात है बोलनी मुझे, एक तो ये कि अब मैं अपनी ये सब सीरीज साथ साथ चलाता रहूंगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं महीने में एक इतनी बड़ी वीडियो बनाऊं इसकी, या हर 3 दिन में एक एपिसोड डालूं इसका, ताकि दूसरी बाकी सीरीज भी कंटिन्यू रहे। और सपोर्ट करो गाइस ताकि मोटिवेशन आए। अगर मोटिवेशन आएगा तो मैं और ज्यादा हार्ड ट्राई करके और जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और जो सभी सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। बस यही बात थी बताना। तो अब कंटिन्यू रखते हैं अपनी वीडियो। विल्बर्ट बोलता है क्यों नहीं हम साथ में चूज करें। हमारी एल्जा हैरानी से विल्बर्ट को देखती है और ह्यूग भी हाथ उठाकर विल्बर्ट की बात का समर्थन करता है। और फिर विल्बर्ट बोलता है योर हाइनेस, जैसा कि आपने कहा कि ये बिल्कुल अलग कल्चर में बड़ी हुई है, तो शायद ये कपड़ों को चूज करने के मामले में अजीब है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इनके लिए कपड़े चूज करने चाहिए। ये सुनकर एल्जा घबराई होती है और सोचती है अरे पता नहीं हर दिन ये क्या हो रहा है, यहाँ तक कि अब मैं क्या पहनूं इसके लिए खुद ही कपड़े भी चूज नहीं कर सकती क्या। और फिर तभी याद करती है जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो क्या पहना था, और बोलती है नहीं अरे ऐसा मत सोचो, जब मैं यहाँ पहली बार आने पर मैंने जो कपड़े पहने थे वो मेरी पसंद के नहीं थे और उनमें से हर चीज मेरी नापसंद की थी, और वो मेरी स्टेप मदर ने फेमस डिजाइनर से ऑर्डर देकर बनवाया था।
ये सुनकर तो दोनों भूत से बन गए होते हैं और विल्बर्ट बोलता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? एल्जा इनका ये एक्सप्रेशन देखकर खुद भी घबरा गई होती है। तो ऐसा माहौल देखकर द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, मैं समझ गया, बस कुछ रूल्स तय कर लें, फिर हम एक साथ सिटी में चलेंगे। हम देखते हैं ऊपर से सिटी को, जहाँ की बर्फ बहुत सारी होती है। ये सब एक लेडीज कपड़ों की दुकान पर आते हैं, जहाँ पर हमारी एल्जा एक ड्रेस पहनकर देखती है और सबसे पूछती है ये कैसी है। सबको ये बहुत पसंद आई होती है, बट द ग्रैंड ड्यूक का कोई एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलता और विल्बर्ट शर्माते हुए बताता है, एकदम ब्यूटीफुल। तो एल्जा विल्बर्ट की बात सुनकर बोलती है, क्या तुम्हें मेरी तारीफ की? तो विल्बर्ट शर्माते हुए चिल्लाकर एल्जा से बोलता है, ये ड्रेस तुम्हें सूट करती है, और वैसे भी जिसने ये ड्रेस बनाई है उसने इसको ऐसा ही बनाया होगा कि पहनने वाला अच्छा दिखे। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, वैसे हमने इसे बहुत जल्दी चूज किया है, लेकिन नॉट बैड। तो हम देखते हैं कि ह्यूग और विल्बर्ट तो बहुत खुश होते हैं और विल्बर्ट और कपड़े लेने के बारे में बोलता है। हमारी एल्जा तो कंफ्यूज होती है और फिर हमारी एल्जा कई ड्रेस ट्राई करती है और हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक और दूसरी ड्रेस भी लाने को बोल रहे होते हैं। एल्जा बेचारी तो थकी और घबराई होती है और द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है, क्या आपके हिसाब से ये काफी नहीं है क्या? तभी एल्जा याद करती है कि यहाँ आने से पहले द ग्रैंड ड्यूक ने एल्जा से कहा था कि वे बाहर सिर्फ कपड़े लेने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे के कल्चर को जानने की। और एग्जैक्टली हम यहाँ सिर्फ शॉपिंग करने नहीं आए हैं। और एल्जा के लिए इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए होते हैं और इससे एल्जा घबराई होती है, क्योंकि यहाँ इतनी ड्रेस उन्होंने ले ली थी कि एल्जा एक महीने तक रोज अलग अलग ड्रेस पहन ले। फिर हम देखते हैं कि ह्यूग एल्जा को बुलाता है। एल्जा ह्यूग को देखती है और फिर आगे देखकर फिर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि ह्यूग ने एल्जा को एक और ड्रेस ट्राई करने के लिए बुलाया था। और तभी विल्बर्ट बोलता है, ह्यूग ये देखो मुझे ये क्या मिला। तो सभी उस तरफ देखते हैं और विल्बर्ट ने भी यहाँ एल्जा के लिए एक और ड्रेस चूज की होती है और बोलना कंटिन्यू रखता है कि अगर ये इस ड्रेस को पहनेगी तो वो एक ब्यूटीफुल गर्ल जैसी लगेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूग और विल्बर्ट एक दूसरे को घूरते हैं, क्योंकि दोनों ये चाहते हैं कि एल्जा पहले उसकी ड्रेस को ट्राई करे। वो दोनों एल्जा को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और ये देखकर पीछे से द ग्रैंड ड्यूक आकर बोलते हैं कि तुम दोनों के कारण एल्जा को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनकर दोनों एल्जा को छोड़ देते हैं। फिर हमारी एल्जा थोड़ी राहत की सांस लेती ही है कि तभी दोबारा शॉक हो जाती है, क्योंकि द ग्रैंड ड्यूक विल्बर्ट और ह्यूग को ये बोलते हैं कि उन्हें ऐसे जल्दबाजी में ड्रेस को डिसाइड करने की जगह हमें उसे सीधा खरीद लेना चाहिए। हमारे विल्बर्ट और ह्यूग तो इससे बहुत खुश हो जाते हैं और हमारी एल्जा तो घबराते हुए द ग्रैंड ड्यूक से बोलती है, क्या अगर इन्होंने सभी ड्रेस खरीद ली तो क्या मुझे सभी को ट्राई करना होगा? तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, और कोई शब्द नहीं, बस मैंने डिसाइड कर दिया। अरे गाइज, एल्जा तो यार कितनी मासूम है, इसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो तो इतना नहीं सोचती। तो चलो इसे कंटिन्यू रखते हैं। और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोल रहे होते हैं, रूल नंबर 1, एल्जा मैं तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में जानता हूँ। तुम अब ग्रेट डचेस हो और यहाँ तक कि जितना भी पॉसिबल हो हम उतनी बात करेंगे और मैं आपके हर बात की रिस्पेक्ट करूंगा। और हालांकि कि अब आपको ग्रैंड ड्यूक की वाइफ के रूप में अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना होगा और इस मोमेंट से तुम पर पूरे घर को मैनेज करने की जिम्मेदारी है। मतलब कि तुम्हें न्यू मिस्ट्रेस होने के नाते ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। हमारी एल्जा उनकी बात सुनकर उनकी बात में हामी भरती है। द ग्रैंड ड्यूक की एल्जा को देखकर सोचते हैं, वैसे ये फाइनेंस के मामले में अच्छी है और इस क्वालिटी के कारण ही मुझे इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि वो ड्यूक की बेटी है, लेकिन इसके इमोशन बिल्कुल प्योर है, सिंसियर है और आसानी से समझे जा सकते हैं। तभी एल्जा द ग्रैंड ड्यूक की तरफ देखकर बोलती है, ये क्या है? द ग्रैंड ड्यूक भी एक पल के लिए एल्जा से नजर नहीं हटा पाते और फिर एकदम सिर दूसरी साइड घुमाकर बोलते हैं, कुछ नहीं। और अब दोनों बच्चे एल्जा के हेड के लिए कैप लेने के लिए तैयार होते हैं और एल्जा तो इसी से थक गई थी, तो उसका एक्सप्रेशन आप देख ही सकते हो। वे वहां से भी बहुत कैप खरीदते हैं। वहां की शॉपिंग का सीन हमें दिखाया नहीं जाता है और फिर वे सभी दूसरी शॉप पर जा रहे होते हैं जहां वे एल्जा के लिए शूज और ज्वेलरी लेते हैं और वहां की भी शॉपिंग का सीन नहीं दिखाया जाता है और शॉपिंग करते करते रात हो गई होती है।
हम देखते हैं कि हमारी एल्जा थकी हुई हालत में चलते हुए बोल रही होती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सोच नहीं सकती थी कि शॉपिंग करना भी बहुत थकाने वाला काम है, या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं हाल ही में जल्दी और आसानी से थक जाती हूँ। लेकिन कम से कम मुझे एक अलग कमरा तो मिल गया। और फिर हमें बताया जाता है रूल नंबर 2 को, कि एल्जा बच्चों के साथ सो सकती है लेकिन तब जब चाहे, और एल्जा बच्चों के साथ सो सकती लेकिन तभी अगर वो चाहे। और अब हम वीक में एक बार साथ में अपने मैरिज बेड पर सोएंगे ताकि हम दोनों एक दूसरे को रिपोर्ट दे सकें। और हमारी एल्जा थकी होती है तो अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने का सोचती है। हमारी एल्जा जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने कोई खड़ा होता है। तो आप में से कई ने इसे पहचान लिया होगा कि ये कौन हो सकती है, और ये होती है करेन, जो कि एल्जा से बोलती है तुम लेट हो सिस्टर। करेन को सामने देखकर एल्जा घबरा जाती है और बोलती है करेन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो करेन बोलती है वैसे तो पहले मुझे लिविंग रूम में ले जाया गया था, लेकिन तुम बहुत लेट थी तो मैं बोर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके रूम को देख लूं। तो एल्जा करेन से बोलती है मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन करेन तो एल्जा की ड्रेसेस को देख रही होती है और बोलती है वाह सिस्टर तुम्हारी तो बढ़िया है। करेन ड्रेसेस को देख रही होती है और फिर एक ड्रेस की तरफ हाथ ले जाते हुए बोलती है ये ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन तभी एल्जा करेन को उसकी ड्रेस को छेड़ने से रोक देती है और हमारी एल्जा थोड़ी कोल्ड आवाज में बोलती है करेन बिना मेरी परमिशन के मेरी चीजों को छूना मत। और करेन बोलती है और क्यों। तो एल्जा बोलती है ये सब हिज हाइनेस द ग्रैंड ड्यूक द्वारा दिए गए गिफ्ट हैं और अब हम अपने घर में नहीं हैं, अब चीजें अलग हैं। और करेन तो अभी भी अपने एटीट्यूड में होती है। एल्जा अपना बोलना जारी रखती है कि इसके अलावा मुझे वहां से निकल दिया गया है और मुझे ऐसी रिमोट प्लेस पर भेजा है जो कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों आई हो। तो करेन बोलती है ये भयानक है, हम तुम्हारे लिए परेशान थे तो फिर इसलिए तुम्हें देखने के लिए मुझे भेजा गया है। और क्या द ग्रैंड ड्यूक ने तुम्हें 1 महीने तक अकेला छोड़ रखा है, या ये बस एक अफवाह है जो कि कैपिटल में चल रही है। तो हमारी एल्जा बोलती है ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो करेन बोलती है अच्छा तुमने कहा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो तभी करेन पलटे हुए बोलती है ठीक है चलो, पर क्या तुम मैजिक टॉनिक ठीक से ले रही हो। और एल्जा को शादी के बाद उसकी अभी की स्थिति को देखकर इसे पीने को कहा गया है और इसीलिए हमारी एल्जा खुद को द ग्रैंड ड्यूक की वाइफ बनने के लायक नहीं समझती है। और हमारी एल्जा करेन से बोलती है मैं इसे ठीक से ले रही हूँ, मैं बस इसके इफेक्ट्स दिखने का इंतजार कर रही हूँ। तो करेन बोलती है अरे सिस्टर स्ट्रांग बनो, कहीं अगर तुम उन पर बोझ बन गई तो वे तुम्हें बाहर निकाल देंगे। हम देखते हैं कि एल्जा को गुस्सा आ रहा होता है, मगर एल्जा ने गुस्से को कंट्रोल किया होता है। और फिर एल्जा बोलती है क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझे परेशान करने आई हो। तो करेन बोलती है नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो। तो एल्जा बोलती है तो फिर क्यों। तो करेन बड़ी ही मासूम शक्ल बनाते हुए बोलती है क्योंकि मुझे तो तुम चाहिए थी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो। तो एल्जा बोलती है क्या पैसे, अगर तुम फादर से मांगती तो वो तुम्हें दे ही देते। तो करेन एल्जा से बोलती है अगर तुम्हारी प्यारी छोटी बहन बोल रही है उसे पैसे चाहिए तो क्या तुम चुपचाप से पैसे नहीं दे सकती हो क्या। ये बोलते हुए करेन एल्जा के ज्वेलरी बॉक्स को एल्जा की तरफ फेंकती है, जिससे एल्जा तो बच जाती है मगर सारी ज्वेलरी नीचे बिखर गई होती है। एल्जा इससे हैरान भी थी और करेन अभी भी बोल रही होती है कि उसकी कुछ प्रॉब्लम है। सिस्टर तुम मेरी हेल्प करो, हम तो फैमिली है ना। ये बोलते हुए करेन क्रिपी स्माइल करती है। हमारी एल्जा को ये सुनकर गुस्सा आ गया होता है और भारी आवाज से बोलती है क्या फैमिली। और ये बेशर्म करेन तभी स्माइल के साथ कुछ बोलती है, मगर हम देखते हैं कि एल्जा गुस्से और सैडनेस के साथ कांपते हुए सोचती है और ये भी सच है कि मैंने फैमिली के पार्ट के लिए हर बार अपना बेस्ट ट्राई किया था, लेकिन तुमने कभी इतनी भी कोशिश नहीं की कि तुम मुझे अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करो। हमें बताया जाता है कि जब एल्जा और करेन छोटे थे तो करेन को एक ड्रेस पसंद आया था जो कि एल्जा की रियल मदर की निशानी थी और उसकी स्टेप मदर भी करेन की साइड ले रही थी। और हमारी एल्जा रूम के पास से गुजर रही थी तो उसका ध्यान अपनी मदर की ड्रेस पर जाता है जो कि करेन के हाथ में था।
हमारी एल्जा बोलती भी है कि वो ड्रेस उसकी मदर की निशानी है, लेकिन स्टेप मदर मतलब कि करेन की रियल मदर हमारी एल्जा को धक्का दे देती और बोलती है कि वो गलत है, ये जॉनबर्ग के ड्यूक से बिलोंग करता है। हमारी एल्जा उनसे रिक्वेस्ट करती है और करेन बोलती है कि हाँ, मोम ने सही कहा है, तो फिर मुझे इससे पहनने का हक है, और अपनी मोम के साथ बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है। और करेन की मदर सिर्फ करेन की परवाह और प्यार करती थी। हमारी एल्जा भी ये सुनकर उस वक्त टूट सी गई थी और बैठे हुए सोच रही थी कि उनके लिए उनकी सिर्फ एक ही बेटी है और मैं अब ज्यादा समय तक इस फैमिली की मेंबर नहीं हूँ। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और करेन बोल रही होती है, ये पहली बार के लिए मैं 10 गोल्ड मान जाऊंगी। एल्जा कोल्ड आवाज में बोलती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली हूँ। तो करेन बोलती है, क्या तुम्हारे पास 10 गोल्ड कॉइन भी नहीं है? तो फिर 5 कॉइन ही दे दो या फिर मैं इसे ले लूं। ये बोलते हुए करेन नीचे पड़ी एल्जा की ज्वेलरी उठाने लगती है, तो एल्जा उसे उन्हें छूने से मना करती है। तो करेन बोलती है, क्यों? अरे क्या तुम इसे खुद अपने आप उठाना चाहती हो? और इसके साथ करेन एल्जा की ज्वेलरी को अपने पैर से कुचलती हैं। इसे देखकर एल्जा को एक झटका लगता है और करेन अभी भी अपने घमंड में बोलती है, तुम अब किसका इंतजार कर रही हो? हम देखते हैं एल्जा करेन के पास जाती है और एक खींचकर करेन की गाल पर थप्पड़ लगाती है। इससे करेन की गाल लाल और सूज जाती है और करेन रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, तुम ये क्या कर रही हो? और एल्जा कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, लगता है तुम अभी तक समझी नहीं हो, ये द ग्रैंड ड्यूक की प्रॉपर्टी है और ये हिज हाइनेस ने स्पेशली मुझे दिए है, अपनी वाइफ द ग्रेट डचेस को, और तुमने मेरी वार्निंग को इग्नोर किया और अभी भी लापरवाही दिखा रही हो। और करेन बोलती है, या तुम पूरी तरह द ग्रैंड ड्यूक की वाइफ बनने की कोशिश कर रही हो, ये सिर्फ दिखावा है। और तभी एल्जा बोलती है, ये सच है, मैं नहीं जानती कि मैजिक कैसे यूज करते हैं, लेकिन मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है। और वैसे भी हमारे घर के उल्टा यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट और ट्रीट अच्छा है और ड्यूक अपने बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ने को तैयार है। तभी हमें बताया जाता है रूल नंबर 3 को कि ड्यूक हमारी एल्जा को बच्चों के गार्डियन के रूप में एक्नॉलेज करते हैं और रॉल्फ एल्जा के लिए एक टेस्ट बनाएगा, ये जानने के लिए कि वो बच्चों को सिखाने के लिए ठीक है या नहीं। अगर वो उसमें फेल हो गई या अच्छे से एक्ट नहीं करती तो एल्जा बच्चों को सिखाने का हक खो देगी। और अब हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और एल्जा बोलती है, वे मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं और मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं उनके बच्चों को पर्सनली सिखाने और बड़ा करना, ताकि वो एक अच्छी मदर और वाइफ बन सके। वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि मुझे कोई दिक्कत न हो। और ये बोलते हुए एल्जा अपनी ज्वेलरी उठाती हैं और इसीलिए मैं किसी ऐसी लड़की को पैसे नहीं दे सकती जो कि द ग्रैंड ड्यूक की बेइज्जती करे। और करेन इस वक्त भी अपनी गलती न मानकर एल्जा पर गुस्सा दिखा रही होती है। हम देखते हैं एल्जा एक घंटी बजती है तो हम देखते हैं कि इससे एक मेड कमरे में आती है। तो एल्जा उस मेड से बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप इनका लगेज सर्वेंट्स क्वार्टर के गेस्ट रूम में भिजवा सकती है? करेन चिल्लाकर बोलती है, क्या सर्वेंट्स क्वार्टर में? तो एल्जा करेन की तरफ देखकर बोलती है, मुझे नहीं लगता कि ड्यूक भी तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं देना चाहेंगे और मुझे लगता है कि शायद तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक देना चाहिए। ये सुनकर करेन गुस्से से बोलती है, ठीक है। ये बोलकर करेन गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है और हमारी एल्जा सोचती है, क्या फैमिली? मैं थोड़ी हैरान हूँ कि ये लोग मुझे अपनी फैमिली में लेने के लिए तैयार है पर मैं नहीं जानती। और उनके साथ बिताया आज का दिन याद करती है और सोचती है, और मैं इसके लिए जो पॉसिबल होगा वो सब करूंगी। और हाँ, मुझे हिज हाइनेस द ग्रैंड ड्यूक को सब कुछ बता देना चाहिए। पर वैसे इस करेन को मुझसे पैसे क्यों चाहिए थे? उसे तो वैसे भी जो चाहिए था उससे खरीदने के लिए उसे बहुत पैसा मिल जाता था। उसे ये उस चीज के लिए चाहिए थे जिसके बारे में वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती थी। शायद वो को कहीं गैम्बलिंग के लिए। तभी कोई डोर नॉक करता है और एल्जा बोलती है, अंदर आ जाओ। हम देखते हैं डोर खुलता है और हम देखते हैं कि ये होता है ह्यू। एल्जा ह्यू को देखकर बोलती है, क्या कुछ हुआ है? ह्यू एल्जा को इशारे करके कुछ बताने की कोशिश करता है और एल्जा ह्यू के इशारे समझ जाती है और बोलती है, शायद एक सॉफ्ट टॉय। क्या तुम उसे ढूंढ नहीं पा रही हो?
और ह्यूग हाँ में सिर हिलाता है। और फिर हमारा ह्यू और कई इशारे करके एल्जा को कुछ बताने की कोशिश करता है। एल्जा एक भी इशारा समझ नहीं पाती और अभी भी सोच रही होती है कि ह्यू कहना क्या चाहता है। फिर ह्यूग एल्जा को उसके पीछे रखे उसके गिफ्ट्स की तरफ इशारा करता है तो एल्जा बोलती है, अरे तुम तो रास्ते में सो गए थे काट के अंदर जब हम आ रहे थे, तो शायद ये हो सकता है कि आपने एक्सीडेंटली उसे मेरी चीजों में गिरा दिया हो। ह्यू भी यही बोलना चाह रहा था और ये देखकर कि एल्जा उसकी बात समझ गई तो खुश ही जाता है। एल्जा इतने सारे गिफ्ट्स की तरफ देखकर बोलती है, लेकिन ओह क्या, पर चलो एक साथ ढूंढते हैं। एल्जा और ह्यू ने गिफ्ट खोलकर देखा होता है पर उसमें भी उन्हें ह्यू का वो टॉय नहीं मिला होता और फिर वे मेड्स को गिफ्ट ठीक से रखने को बोल देते हैं और फिर ह्यू और एल्जा डाइनिंग टेबल के नीचे कैस्टल के हर जगह ढूंढते रहते हैं। वे बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उस टॉय को ढूंढ नहीं पाते हैं और ह्यू इससे सैड हो जाता है। तो एल्जा बोलती है, अब बस बाहर ढूंढना रह गया है, मगर बाहर बर्फ देखकर ठंड के मारे कांप जाती है। और तभी ह्यू को कोई आइडिया सूझता। ह्यू तभी एल्जा को वहीं छोड़कर कहीं भागता है और हम देखते हैं कि ह्यू हमारी एल्जा को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े और हेड पीस भी लेकर आया होता है और एल्जा को खुद पहनाता भी है और हेड कैप भी खुद पहनाता है। एल्जा ये देखकर खुशी से भर जाती है और बोलती है, मिस्टर ह्यू, इसके लिए थैंक यू सो मच। ये बोलते हुए एल्जा ह्यू को गले लगा लेती हैं और इससे तो ह्यू भी खुश होता है। और तभी हम देखते हैं कि एकदम एल्जा घबराते और शर्माते हुए ह्यू से दूर होकर बोलती है, पहले हमें उस टॉय को ढूंढ लेना चाहिए। एल्जा और ह्यू बाहर आ जाते हैं। सामने सारी जगह बर्फ ही बर्फ होती है। हमारी एल्जा ह्यू को बोलती है कि कहीं उसे कोल्ड न हो जाए, इसलिए यही रुके रहना। और फिर हमारी एल्जा टॉय ढूंढने के लिए बर्फ की तरफ जाने लगती है। पर जैसे ही एल्जा पहला कदम बर्फ में रखती है तो उसका पैर बर्फ में धंस जाता है और एल्जा मुंह के बल गिर जाती है। ह्यू एल्जा के लिए घबरा जाता है और भागकर एल्जा के पास आता है। एल्जा ह्यू से बोलती है, सॉरी, वो मैं थोड़ा अजीब फील कर रही थी। और तभी एल्जा का ध्यान किसी चीज पर जाता है। अरे यहाँ पर ये स्नोमैन क्यों है, या फिर ये वो है। और तभी एल्जा को ध्यान से देखने से पता लग गया होता है कि वो ह्यू का टॉय है जिसे वो ढूंढ रहे थे। एल्जा ने वो टॉय ह्यू को दे दिया होता है और एल्जा बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिर हमने इसे ढूंढ लिया, लेकिन ये टॉय भीग गया है। और तभी ह्यू टॉय लेकर दौड़ता है और एल्जा ह्यू को ही देखती है। ह्यू उस टॉय को सुखाने के लिए आग के सामने ले गया होता है। आग के तापमान से टॉय ये ऊपर पड़ी थोड़ी बहुत बर्फ पिघलने लगती है और एल्जा घबराते हुए जल्दी से ह्यू को आग से दूर करते हुए बोलती है, ये खतरनाक है। और फिर राहत की सांस बेटे हुए बोलती है, और थैंक गॉड। एल्जा ह्यू के टॉय की तरफ देखती है और बोलती है, ये पूरा भीग गया है और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये खराब हो जाएगा। और ह्यू सैड होता है और एल्जा उसे ही देख रही होती है। और फिर एल्जा अपने हाथों की तरफ देखती है और फिर हम देखते हैं कि एल्जा पहली बार मैजिक यूज करती है, पर एल्जा अभी बहुत कम मैजिक ही यूज कर सकती है। और ह्यू एल्जा को देखता है। एल्जा अपने मैजिक पावर से पहले ह्यू के टॉय को सुखाती है, जिसमें एल्जा की हालत टाइट हो जाती है, पर वो टॉय को अच्छे से सूखा देती है, जिससे कि ह्यू खुश हो जाता है। और फिर एल्जा ह्यू का हाथ जो गिला हो गया था उसे भी अपने मैजिक से सूखा देती है। और फिर एल्जा ह्यू से बोलती है, अब तो डिनर टाइम हो गया है, तो अगर आप ये नहीं चाहते कि आप दोबारा अपने टॉय को खो दो, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगी कि आप इसे अपने कमरे में संभल कर रखें। और ह्यू भी हाथ ऊपर उठता है कि वो एल्जा की ये बात मानेगा। और फिर ह्यू वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ह्यू वापस एल्जा के पास आता है। तो एल्जा पूछती है, क्या कोई और बात भी है क्या? ह्यू एल्जा को नीचे अपने पास आने का इशारा करता है। एल्जा को कुछ समझ नहीं आया होता, मगर फिर भी ह्यू के लिए ह्यू के करीब आती है और ह्यू एल्जा के गाल पर एक किस कर देता है, जिससे कि एल्जा हैरान और शर्मा जाती है। तो एल्जा कुछ समझ नहीं पाती कि क्या हुआ और ह्यू इस वक्त खुश होता है। मगर फिर हम देखते हैं कि एल्जा अपनी गाल पकड़कर शर्मा जाती है और एल्जा शर्मा जाती है, ऊट पटांग बिहेव करती है, जिससे कि ह्यू डर जाता है। तो ह्यू एल्जा के कंधे पर हाथ रखता है। तो एल्जा ये देखकर कि ह्यू उसके कारण घबराया हुआ है, तो एल्जा ह्यू से बोलती है कि सब ठीक है, वो मेरा दिल उत्साह से भर गया है।
पीछे डोर की आवाज से ह्यू डरकर एल्जा के पीछे आ जाता है। डोर खुलने लगता है और ह्यू एल्जा को भूत वाला इशारा करता है और एल्जा ह्यू के इस इशारे को देखकर बोलती है, क्या एक भूत? तो हग हाँ में गर्दन हिलाता है। तो एल्जा ह्यू से बोलती है, अरे सब ठीक है और ये कोई भूत जैसी चीज नहीं होती है। ह्यू घबराया हुआ होता है। एल्जा ह्यू को देखती है और बोलती है, एक बार न बहुत पहले मैं एक दोस्त चाहती थी जो कि मेरे साथ खेले और मैं तो ये सोचती थी कि चाहे वो कोई भूत भी क्यों न हो। यहाँ तक कि मैंने रात को कई बार भूत का इंतजार किया है और कई बार तो कुछ स्पेल्स भी पढ़े हैं। और हमारा ह्यू तो है एक बच्चा, तो बच्चों को इसी बात सुनाओगे तो वो डर ही जाएंगे, जैसे कि अभी हमारा ह्यू डर गया है। हमारी एल्जा वहां जाकर देखती है कि वहां क्या है। एल्जा सोचती है यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी पीछे से करेन आती है। एल्जा उसे देखकर डर जाती है क्योंकि करेन की शक्ल ही ऐसी बनी हुई थी कि कोई भी डर जाता इस वक्त। और करेन को देखकर तो ह्यू भी डर गया होता है। एल्जा इस चीज को नोटिस कर लेती है तो एल्जा ह्यू से बोलती है कि मिस्टर ह्यू, ये मेरी छोटी सिस्टर है, इसे मेरी परवाह हो रही थी इसलिए ये यहाँ मुझे देखने आई है। और एल्जा करेन से ह्यू को हेलो बोलने को कहती है, मगर करेन कुछ भी बोलती तो एल्जा फिर से बोलती है, करेन मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि तुम ज्यादा रूड मत बनो। मगर हम देखते हैं कि तभी एकदम से करेन अपने हाथ को एल्जा के सामने करती है। करेन अपने हाथ पर एक तरह का फूल निकालती है। उस फूल में से कुछ जड़ें निकलकर एल्जा की तरफ जाने लगती है। ये देखकर ह्यू एल्जा की तरफ भाग कर आने लगता है तो करेन बड़ी ही डरावनी आवाज में ह्यू को हिलने से मना करती है और ह्यू घबराकर रुक जाता है। तो एल्जा करेन से बोलती है कि तुम क्या करने की सोच रही हो। और एल्जा सोचती है कि वो पहले भी मुझे बुली तो कई बार करती थी, लेकिन ये चीज पहली बार है। और करेन इस वक्त गुस्से में बोलती है कि उसे पैसे चाहिए, जल्दी उसका बंदोबस्त करो। तो एल्जा करेन से पूछती है, पर क्यों? तो इससे करेन और भी ज्यादा गुस्से और चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें इस चीज की चिंता नहीं लेनी चाहिए। शायद से तुम ये भूल गई हो कि तुम कोई नहीं हो। तुम्हें कई लोगों के प्लान को खराब करा है, तो तुम क्या आखिर में थोड़ी मददगार हो जाओ। और ह्यू ये सुनकर डरा और घबराया होता है। तो एल्जा करेन से बोलती है कि एक बच्चे के सामने तुम ऐसी हरकत करना भी बंद कर दो। तो करेन हंसते हुए बोलती है, क्या बच्चा? वाह, सो फनी, यहाँ तो घर घर चल रहा है। वैसे भी जब तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने ही छोड़ दिया है। एल्जा घबराई और उदास होती है। ये सुनकर ह्यू भी एल्जा के लिए रो पड़ता है और करेन हंसते हुए बोल रही होती है कि वेल एग्जैक्टली, यहाँ तक कि तुम्हारे खुद के फादर ने ही तुम्हें छोड़ दिया है। ह्यू रोते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है और करेन अभी भी बोल रही होती है कि और ड्यूक ने भी तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि वे एम्परर की बात नहीं टाल सकते थे। और ह्यू अभी भी रोते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है और करेन अभी भी बोल रही होती हैं कि इस वर्ल्ड में किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो तुम्हें तो इसके लिए खुश होना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ह्यू चिल्लाकर बोलता है, ये सच नहीं है। ये सुनकर एल्जा और करेन हैरान होते हैं और ह्यू भागकर एल्जा के सामने आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि एल्जा मेरी फैमिली है। और एल्जा तो इससे खुश हो जाती है और इससे एल्जा में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और ह्यू को बोलता देखकर खुशी के मारे रोने लगती है और बोलती है कि मिस्टर ह्यू, आपने अभी बोला। तो करेन बोलती है, आई सी, अगर एल्जा तुम्हारी फैमिली है तो फिर मैं भी हुई। और तुम जानते हो कि मैं अभी किस सिचुएशन में हूँ, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ये बोलते हुए करेन क्रीपी स्माइल करती है और ह्यू गर्दन हिलाकर साफ इनकार कर देता है। तो करेन बोलती है, पर क्यों? तो ह्यू करेन से बोलता है कि तुम मेरी रियल फैमिली को चोट पहुंचा रही हो, तुम अलग फैमिली हो और मुझे तुमसे नफरत है। करेन बोलती है, और मुझे भी है तुमसे नफरत। ये बोलते हुए वो अपनी जड़ों से ह्यू को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। ये देखकर एल्जा जल्दी से घबराते हुए बोलती है, ठीक है, लेकिन अगर तुमने ड्यूक के बेटे को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम बच नहीं सकती हो। और करेन अभी भी हंसे हुए बोलती है, ये सच है, मगर तुम सिर्फ एक बोझ हो और ये बच्चा तो कुछ ठीक से बोल भी नहीं सकता है। हम देखते हैं एल्जा घबराई होती है। ये देखकर करेन एल्जा से बोलती है, क्या तुम सामना करने के बारे में सोच रही हो? एल्जा सोचती है जरूर,
मुझे मिस्टर ह्यू को प्रोटेक्ट करना होगा। एल्जा करेन की जड़ों को अपने हाथों से पकड़ लेती है और ह्यू से बोलती है कि सब ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बचाने की कोशिश की। ह्यू एल्जा की ये हालत देखकर रोने लगता है। करेन बोलती है, हाँ मैंने देखा, मगर अब मुझे थोड़ा और कठोर होना होगा, और इसके साथ अपनी और भी ज्यादा जड़ों को निकालकर एल्जा की ओर भेजती हैं। तो ये देखकर ह्यू चीखकर बोलता है, नहीं, और इसके साथ ह्यू की मैजिक पावर भी निकलती है। ह्यू की मैजिक पावर इतनी स्ट्रांग थी कि करेन की जड़ें भी जम जाती हैं और करेन आइस के पिंजरे में बंद हो जाती हैं। ह्यू की मैजिक पावर का असर पूरे कैस्टल पर देखने को मिलता है, जिसके कारण सब हैरान ही गए होते हैं और द ग्रैंड ड्यूक पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? और ह्यू बोलता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर ह्यू अपने मैजिक से आइस पीस इकट्ठे करता है और ऐसे 3 पीस बना लेता है और फिर उन तीनों की शेप को डोल में बदलता है और बोलता है, जरा इसे देखो। हम देखते हैं कि ह्यूग ने मैजिक से डॉल बनकर दिखाया कि कैसे करेन उन पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। जो कुछ अभी हुआ था, सभी ये देखकर हैरान थे और द ग्रैंड ड्यूक इसे देखकर बोलते हैं, इस तरह का मैजिक। और ह्यूग बताता है कैसे उसे बचाने के लिए एल्जा बीच में आ गई थी। और फिर ह्यूग बीच में आकर चिल्लाया और अपनी मैजिक पावर यूज की, जिससे वो इस पिंजरे में कैद हो गई। और ह्यूग बोलता है कि करेन ने मुझे और एल्जा को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, ये बहुत बुरी है। और करेन अभी भी गुस्से में चिल्ला रही होती है कि ये नॉनसेंस बात बंद करो, क्योंकि अब द ग्रैंड ड्यूक को गुस्सा आ गया था, तो वे अपनी मैजिक पावर का यूज करके करेन का मुंह बंद कर देते हैं और गुस्से से करेन को बोलते हैं, अब दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना। और द ग्रैंड ड्यूक कोल्ड लुक के साथ करेन को बोलते हैं, अगर तुमने कोई आवाज की तो अगली बार तुम्हारी नाक होएगी। ये सुनकर तो करेन पूरी तरह घबरा गई होती है और आवाज करने की हिम्मत नहीं करती और 2 सोल्जर करेन को वहां से लेकर चले जाते हैं। फिर इसके बाद द ग्रैंड ड्यूक एल्जा और ह्यू की तरफ देखते हैं और द ग्रैंड ड्यूक एल्जा को एक गुड गर्ल बोलते हैं और एल्जा ह्यू को थैंक्स बोलती है कि उसने उसको बचाया। और एल्जा की आंखों से आंसू आने लगते हैं और ह्यू को गले लगाकर बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिर में सब ठीक हो गया। और फिर बच्चों की तरफ रोने लगती है। ह्यू तो एल्जा से गले लगकर खुश था, लेकिन तभी विल्बर्ट इस चीज से चिढ़कर एल्जा को ह्यू से दूर कर देता है और ह्यू का एक्सप्रेशन भी देखने वाला होता है। विल्बर्ट ने एल्जा को पीछे कर दिया होता है, तो मेड्स एल्जा को चुप करा रही होती हैं और विल्बर्ट ह्यू से बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो कि तुमने अब बोलना शुरू कर दिया है और तुमने एल्जा को भी प्रोटेक्ट किया। मुझे तुम पर प्राउड है। ये सुनकर ह्यू खुश होकर विल्बर्ट को थैंक यू बोलता है, तो विल्बर्ट भी उसका योर वेलकम रिप्लाई देता है। एल्जा और सभी मेट्स ये सीन देखकर खुश होते हैं और एल्जा उन्हीं को देख रही होती है और द ग्रैंड ड्यूक भी विल्बर्ट और ह्यू की तरफ देख रहे होते हैं और एल्जा उस तरफ देखकर सोचती है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऑपोजिट। और तभी द ग्रैंड ड्यूक का ध्यान एल्जा पर जाता है, तो द ग्रैंड ड्यूक एल्जा के पास आते हैं। एल्जा द ग्रैंड ड्यूक को अपनी तरफ आता देखकर घबरा जाती है और हम देखते हैं कि द ग्रैंड ड्यूक झुककर एल्जा को थैंक यू सो मच बोलते हैं और एल्जा इससे हैरान होती है और एल्जा घबराते हुए बोलती है, मगर मैंने कुछ किया नहीं है, बल्कि मेरे कारण मास्टर डर गए थे। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, मैं मानता हूँ। ये बात तो एल्जा को तीर की तरह लगती है और द ग्रैंड ड्यूक बोल रहे होते हैं कि और वैसे ये बात आप पर भी लागू होती है ना। थैंक यू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके खुद डरे होने के बावजूद भी। और ये बोलते हुए द ग्रैंड ड्यूक एल्जा का हाथ पकड़ते हैं और अपना मैजिक यूज करते हैं। एल्जा तो द ग्रैंड ड्यूक को देखती रह जाती है और फिर द ग्रैंड ड्यूक बच्चों की तरफ देखकर बोलते हैं कि और इसके लिए भी थैंक यू कि बहुत टाइम के बाद मैं उसकी आवाज सुन पाया। ये सुनकर एल्जा सोचती है, क्या उन्होंने उसके मैजिक के बारे में कुछ न कहकर बल्कि उसकी वॉइस पर ध्यान दिया। ये तो इन बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छे फादर की तरह है, लेकिन इनका ये फेस एक्सप्रेशन क्यों है? और हम देखते हैं और तभी किसी के पेट से आवाज आती है, तो सबका ध्यान ह्यू की तरफ जाता है
और दोस्तों इस बार ह्यू खुद शर्मा कर बताता है कि उसे भूख लगी है। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, हमने अभी तक वैसे डिनर नहीं किया है और अभी हमें जल्दी से इसे कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि एल्जा चलते हुए सोच रही होती है कि ह्यू थोड़े से शर्मीले हैं, लेकिन वे आमतौर से ज्यादा खाना खा गए थे और शायद पहले वे इसे अच्छे से दिखा नहीं पाते होंगे, लेकिन अब वे अच्छे से ग्रो होंगे। और करेन अब यहाँ से चली गई है, तो अब मैं थोड़ा टाइम आराम से अपने कमरे में बिता पाऊंगी। और तभी एल्जा देखती है कि सामने विल्बर्ट खड़ा होता है और विल्बर्ट मुड़ते हुए एल्जा की तरफ देखकर बोलता है, लेडी एल्जा। ये सुनकर एल्जा को अजीब फील होता है, तो एल्जा विल्बर्ट से बोलती है कि आप थोड़ा कम फॉर्मल भी हो सकते हैं। तो ये सुनकर विल्बर्ट शर्माते हुए बोलता है, तो फिर एल्जा। विल्बर्ट को ऐसे बोलता देखकर एल्जा विल्बर्ट से पूछती है कि क्या हुआ है। तो विल्बर्ट बोलता है कि उसके पास ह्यू के बारे में कोई बात है डिस्कस करने के लिए। और एल्जा विल्बर्ट से पूछती है कि क्या हुआ है, तो विल्बर्ट एल्जा को बताता है कि ह्यू सो नहीं पा रहा है, लेकिन जब वे सब साथ सोए थे तब सब ठीक था। विल्बर्ट को लगता है कि अगर एल्जा उसके साथ होगी तो वो सो जाएगा और पूछता है कि क्या एल्जा इसमें मदद कर सकती है। विल्बर्ट की बात सुनकर एल्जा उसे गले लगाकर बोलती है, जरूर, और मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए थैंक्स। हम देखते हैं कि ह्यू अपने बेड पर बैठा होता है। तभी दरवाजे के बाहर से एल्जा बोलती है, लॉर्ड ह्यू, क्या हम अंदर आ जाएं? यह आवाज सुनकर ह्यू बेड से उतरने लगता है और कोई जवाब न आने के कारण एल्जा को लगता है कि कहीं ह्यू सो तो नहीं गया है। तो एल्जा धीरे से दरवाजा खोलकर देखती है और ह्यू एल्जा को देखकर उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर बोल नहीं पाता। ह्यू को ऐसे देखकर एल्जा सोचती है, लॉर्ड ह्यू शायद अभी अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। और फिर ह्यू से बोलती है, लॉर्ड ह्यू, क्या आज रात मैं भी आपके साथ सो सकती हूँ? ये सुनकर ह्यू एल्जा से पूछता है, क्रक, क्यों? ये सुनकर तो एल्जा के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि एल्जा ने किसी रीजन के बारे में नहीं सोचा था और एल्जा कोई रीजन सोचने लगती है और तभी शर्माते हुए और रोते हुए बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकती हूँ। और ह्यू तो ये सुनकर शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि एल्जा भागकर दरवाजे के पास जाती है। ये देखकर ह्यू कंफ्यूज होता है और एल्जा दरवाजा खोल देती है और दरवाजा खुलते ही विल्बर्ट मुंह के बल गिरता है और एल्जा ह्यू से बोलती है कि विल्बर्ट भी यही चाहते हैं। और विल्बर्ट शर्माते हुए एल्जा पर चिल्लाता है और एल्जा तो घबराकर परे मुंह फेर लेती है और ह्यू विल्बर्ट की तरफ देखता है और विल्बर्ट फिर ह्यू से शर्माते हुए बोलता है, ऐसा ही है। तो एल्जा खुशी के साथ बोलती है कि चलो आज रात हम एक साथ सोएंगे। और हम देखते हैं कि ह्यू खुश होकर क्यूट स्माइल करता है और वे तीनों बेड पर एक साथ पड़ गए होते हैं। और एल्जा इस वक्त सोच रही होती है कि हमने इस चीज को तो मैनेज कर लिया, लेकिन इस चीज का पता कैसे लगाऊं कि वो ठीक से सो क्यों नहीं पाता है। और एल्जा ये सोचते हुए ह्यू की तरफ मुंह करवट लेती है और देखती है कि ह्यू अभी तक सोया नहीं है और उसकी तरफ ही देख रहा है। और ह्यू एल्जा को उसकी तरफ देखता देखकर शर्मा जाता है और मुंह घुमाकर विल्बर्ट की तरफ कर लेता है। और विल्बर्ट भी अभी तक सोया नहीं होता है और ह्यू की तरफ ही देख रहा होता है। एल्जा तो ह्यू के इस फेस एक्सप्रेशन से शर्मा जाती है और ह्यू को कसकर गले लगाकर बोलती है, अरे लॉर्ड ह्यू, आप इतने क्यूट क्यों हो? और एल्जा विल्बर्ट से पूछती है कि लॉर्ड विल्बर्ट, क्या ह्यू हमेशा से ही ऐसा है क्या? तो विल्बर्ट बोलता है, क्या? ये तो क्लियर है। और ह्यू पता नहीं क्यों ऐसे एक्सप्रेशन दिखा रहा है इस बात पर। और हम देखते हैं कि विल्बर्ट तभी एल्जा की तरफ देखकर चिल्लाकर बोलता है, पैदा होने के साथ ही ह्यू सबसे क्यूटेस्ट यंगर ब्रदर था। और तभी विल्बर्ट बेड से उतरकर भागता है। ये देखकर एल्जा और ह्यू कंफ्यूज होते हैं, लेकिन तभी जल्दी से विल्बर्ट कुछ एल्बम लेकर आता है और विल्बर्ट एल्बम ओपन करता है और एल्जा को ह्यू जब छोटा था और पहली बार रेंग कर चलने लगा था उस टाइम की फोटो दिखाता है और एल्जा को इस बारे में बताता भी है। और एल्जा ह्यू की फोटो को देखती है जो कि उसे भी बहुत क्यूट लग रही है। तो हम देखते हैं कि एल्जा तो इतनी क्यूट फोटो देखकर वाओ, ये कितनी प्यारी फोटो है, ये बोलती है।
और फिर विल्बर्ट और फोटो दिखाता है और बताता है, और ये तब की जब वो पहली बार चलने लगा, और ये भी देखो, और ये भी, और ये भी। ऐसे विल्बर्ट एल्जा को ह्यू की कई फोटो दिखाते हुए एल्जा को बताता भी है कि ये फोटो कब की है। और फिर विल्बर्ट एक और फोटो दिखाता है जिसे देखकर एल्जा सोचती है शायद से ये, और विल्बर्ट एल्जा को बताता है कि चाहे ह्यू जितना भी रो रहा हो, लेकिन फादर के उसको गोद में लेते ही वो शांत और आराम से सो जाता था। और इस फोटो के कारण ह्यूग अपने फादर को याद करके रोने लगता है। ह्यूग को रोता देखकर एल्जा और विल्बर्ट दोनों थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, और ह्यूग रोते हुए बोलता है, सॉरी, मेरे कारण ही मम्मा और डैड। और ये बोलते ही ह्यूग और ज्यादा रोने लगता है। तो विल्बर्ट ह्यूग से बोलता है, ह्यूग, क्या तुम हमेशा खुद को ही ब्लेम कर रहे हो क्या? और ह्यूग रोते हुए बोलता है कि क्योंकि मैं पैदा हुआ, और लेकिन तभी विल्बर्ट उसकी बात काटते हुए बोलता है कि तुम्हें ये बात किसने कही है? और ह्यूग बेचारा अभी भी रो रहा होता है और कोई जवाब नहीं देता। तो विल्बर्ट फिर से थोड़े गुस्से और तेज आवाज के साथ पूछता है, ह्यूग, ये बात तुमसे कही किसने है? लेकिन ह्यूग तो रोते हुए अभी भी यही बोल रहा होता है कि नहीं, ये सब मेरी ही गलती है, और इसलिए शायद मुझे पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं डर गया था, जिसके कारण मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। और तभी एल्जा ह्यूग के हाथ पर अपना हाथ रखती है और बोलती है कि लॉर्ड ह्यूग, क्या आप डांट से डरते हो? तो ह्यूग सिर हिलाकर मना करता है और बोलता है कि उसे इस बात से डर लगता है कि कहीं सब उससे नफरत न करने लगे। एल्जा ये सुनकर सोचती है, अच्छा, तो इन्हें रिजेक्शन का डर है। और फिर विल्बर्ट ह्यूग से बोलता है कि तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें खुद को किसी चीज का ब्लेम नहीं लेना चाहिए। मदर की हेल्थ तो खराब ही थी और इसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन मदर हमेशा ह्यूग से मिलने का इंतजार करती थी, और उन्होंने ही ये टॉय तुम्हारे लिए ही बनाया था। और यहाँ तक कि मैं भी अभी सभी चीजों को नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई तुम्हें चोट पहुँचाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलते हुए विल्बर्ट भी रो पड़ता है। ये सुनकर ह्यूग हैरान होता है और रोना बंद कर देता है, और फिर आंखों में आंसू भरकर विल्बर्ट से पूछता है, तो क्या ब्रदर, आप मेरी माफी स्वीकार करते हो? तो विल्बर्ट ह्यूग को गले लगाते हुए बोलता है, हाँ जरूर, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सुनकर ह्यूग भी खुश हो जाता है, और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया होता है। और दो भाइयों का प्यार देखकर एल्जा इमोशनल हो जाती है। और फिर हमारा सीन आता है अगले दिन की सुबह को। एल्जा, विल्बर्ट और ह्यूग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं, और द ग्रैंड ड्यूक भी वहां आते हुए सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और तभी उनका ध्यान ह्यूग और विल्बर्ट पर जाता है। वे दोनों खड़े होकर एक साथ द ग्रैंड ड्यूक को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और फिर विल्बर्ट द ग्रैंड ड्यूक से बोलता है कि उसको और ह्यूग को आपसे किसी बारे में बात करनी है। और ह्यूग बोलता है, प्लीज जरा हमें सुने। और ये सुनकर द ग्रैंड ड्यूक उन दोनों की तरफ देखते हैं। ग्रैंड ड्यूक पूछते हैं, क्या बात है? तो ह्यूग सिर झुकाकर ग्रैंड ड्यूक से माफी मांगता हुआ बोलता है कि फादर अब वापस नहीं आने वाले, वो भी मेरे कारण। ये सुनकर ग्रैंड ड्यूक हैरान हो जाते हैं और फिर ह्यूग से बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो ह्यूग बोलता है कि बहुत पहले जब मैं फादर और ड्यूक को कैसल में बुलाया गया था और मैंने रोना शुरू कर दिया था, और मेरे कारण ही फादर और ब्रदर भी। तभी ह्यूग के पीछे से दो हाथ ह्यूग को पकड़ने आते हैं, और विल्बर्ट इससे हैरान था। और सभी देखते हैं कि पीछे एम्परर का घोस्ट होता है, और ह्यूग इससे डर गया होता है। और एल्जा ये देखकर सोचती है, क्या ये भी ह्यूग का मैजिक है? और वो घोस्ट चिल्लाकर ह्यूग से बोलती है कि चुप हो जाओ, क्या तुम दोबारा से बकवास क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारे कारण ही तुम्हारे फादर वापस नहीं आएंगे, और अगली बार तुम्हें दोबारा कुछ ज्यादा बोला तो तुम अपने ब्रदर को भी खो दोगे। और वो घोस्ट ह्यूग के बिल्कुल करीब आकर ह्यूग का मुंह अपने हाथों से बंद कर देती है। और ह्यूग इस चीज से डर कर रोते हुए बोलता है, ये सब मेरी ही गलती है। और ये बोलने के तुरंत बाद वो घोस्ट भी ह्यूग के मुंह से हाथ हटा देती है। तो ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, ये पूरी तरह सच नहीं है। और फिर ग्रैंड ड्यूक ह्यूग के पास जाते हैं, जो कि रो रहा होता है। और ग्रैंड ड्यूक ह्यूग की गाल पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, अच्छा, तो तुम अब तक इस चीज को सहन कर रहे थे,
और मुझे भी माफ करना कि मैं तुम्हारी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाया, और तुम्हें अब अपने आप को और ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। और ह्यूग देखता है कि विल्बर्ट ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और विल्बर्ट उसी की तरफ देख रहा होता है जिसे कि ह्यूग खुश महसूस करता है। और तभी ग्रैंड ड्यूक अपना मैजिक यूज करते हुए बोलते हैं, जरा इसे देखो। और ग्रैंड ड्यूक के मैजिक के कारण वो घोस्ट धीरे धीरे गायब होने लगती है और ग्रैंड ड्यूक ह्यूग से बोलते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है। अब ये देखकर एल्जा और ह्यूग तो खुशी से हाँ में सिर हिलाते हैं और विल्बर्ट बोलता है कि ड्यूक बहुत अमेजिंग है और एक दिन मैं भी इनके जैसा बनूंगा। और सब खुश होते हैं, लेकिन तभी एल्जा का ध्यान ग्रैंड ड्यूक पर जाता है और ग्रैंड ड्यूक उदास से दिख रहे होते हैं। और तभी ह्यूग बाहर की तरफ इशारा करता है तो एल्जा घबराकर सोचती है, अरे अब क्या हुआ, अब तो घोस्ट नहीं है। तो वे सब बाहर की तरफ देखते हैं तो ग्रैंड ड्यूक बताते हैं कि ये नॉर्दर्न लाइट्स हैं। तो वे सब बाहर आ जाते हैं। एल्जा और ह्यूग तो इससे बहुत ही खुश होते हैं और एल्जा पूछती है, अरे क्या ये मैजिक नहीं है? तो ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं कि ये तो नेचुरल है, ये गॉड का मैजिक है। और फिर इसे देखकर विल्बर्ट बोलता है, और यही सही वक्त है इसे देखने के लिए, और यही प्रूफ है कि गॉड्स हमें भूले नहीं हैं, एक ब्लेसिंग। ये सुनकर एल्जा खुशी के साथ बोलती है, क्या एक ब्लेसिंग, ये कितनी ब्यूटीफुल है। लेकिन तभी एल्जा का एक पैर बर्फ में धंस जाता है तो इसके कारण एल्जा का बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरने लगती है। तो एल्जा को गिरता देखकर विल्बर्ट और ह्यूग दोनों घबराकर अपने मैजिक का यूज करके एल्जा को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक ने एल्जा को पकड़कर एल्जा को गिरने से बचा लिया होता है और दोनों के बीच एक लवली मोमेंट बन जाता है। और एल्जा तो ग्रैंड ड्यूक की तरफ देखकर शर्माते हुए बोलती है कि थैंक यू सो मच। और ग्रैंड ड्यूक एल्जा को ही देखते रहते हैं। तो ये चीज नोटिस करके एल्जा को खड़ा कर देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। और एल्जा ग्रैंड ड्यूक की तरफ देखती है और ग्रैंड ड्यूक एल्जा से बोलते हैं, ये एक गलत फहमी है। तो एल्जा ये सुनकर बोलती है, क्या? तो ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं, मैंने तुम्हें बताया था न कि तुमसे न्यू ईयर के टाइम ही मिलना चाहता था, लेकिन मेरा मिशन का टाइम और बढ़ गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि सभी चीज हमें आपस में मिलने से रोक रही हों, और यहाँ तक कि कैसल में भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और एल्जा सोचती है कि ये ड्यूक जो कि हमारे सामने है और वो ग्रैंड ड्यूक जो कि अफवाहों से सुना था, ये दोनों बहुत ही अलग हैं। और यहाँ तक कि एम्परर का बिहेवियर भी अच्छा नहीं था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी एल्जा खुश होकर सोचती है, पर मैं खुश हूँ कि आखिर में हमारी ये गलत फहमी दूर हो गई। तो द ग्रैंड ड्यूक बोलते हैं कि ये श्योर हैं कि। तो तभी एल्जा सोचती है, मुझे अभी और भी जानने की जरूरत है मैरिज के रीजंस के बारे में और ड्यूक के बारे में और बाकी सभी को भी, और इसलिए तो हमें अपनी बातचीत अब शाम को जारी रखनी चाहिए। तो द ग्रैंड ड्यूक पूछते हैं, क्यों? तो एल्जा बोलती है, वो ये कि लॉर्ड ह्यू अभी जल्दी से लंच करना चाहते हैं और वो तीनों एक साथ जाने लगते हैं और वे तीनों फिर ग्रैंड ड्यूक को भी जल्दी आने के लिए कहते हैं। और इस सीन को देखकर द ग्रैंड ड्यूक खुश हो जाते हैं और एल्जा इस वक्त खुश होकर सोचती है, अब बस मैं जितना हो सके इनके साथ रहना चाहती हूँ और फैमिली बनने में मैंने जो कोशिश की वो बेकार नहीं गई है। और फिर वे सभी एक साथ कैस्टल में जाने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और गाइस थैंक्स आपके सपोर्ट के लिए एंड बाय बाय गाइस।